सभी को जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी ने जय न्यूरोथेरेपी सर। आज का ये जो डाउट एंड क्वेरी सेशन है, ये हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में जितने भी लोग हैं, उनमें से किसी का भी कोई डाउट या कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या कोई पेशेंट की क्वेरी है, तो कृपया आप है पहले हैंड रेज कीजिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप हैंड रेज कीजिए। सर आप क्या पढ़ाएंगे फिर इसके बाद, जैसे कुछ कुछ। थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज का अपना, जिससे सबको हेल्प मिलेगी काफ़ी। उस एक्सपीरियंस से आप जान के काफ़ी कुछ समझ पाएंगे न्यूरोथेरेपी के बारे में, कि हम कैसे काम कर पाते हैं न्यूरोथेरेपी में। और वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आज का हमारा। हाँ सर, मैं पूछने ही वाली थी कि अब जैसे हम लोगों को ना सब ऑलमोस्ट सभी को 50-60% ये समझ में आ गया है कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे देना है, कैसे पेन पॉइंट निकालना है और कैसे फॉर्मूला देखना है। बहुत सारे सबने मतलब पढ़ा है ऑलमोस्ट, और बहुत सारे सीनियर सर हैं, उन लोगों से हम लोग को गाइडेंस मिलता रहता है। तो सर जी मेरा जी यही क्वेश्चन था आपसे कि अब कैसे जैसे मेरा तो अभी साल भर हुआ नहीं है, पर कैसे तैयारी जी करें, कहाँ से कैसे डिसाइड करें। वही अभी आप लोगों की गाइडेंस से हम लोग चलते हैं। अब हम अपना दिमाग कैसे लगाएं, जी जी कैसे करें, यहाँ पे इतने सारे पेशेंट, कैसे बिल्कुल। शुरुआत करें। तो सर पूरा गाइडेंस कीजिए सर, कैसे आपने तैयारी की, आपका जब पहला टाइम था तो आप क्या फील करते थे, आपने कैसे तैयारी करी है कि मतलब जैसे हम लोग तुरंत कोई क्वेश्चन पूछते हैं आप तुरंत आंसर देते हो, आपने कैसे तैयारी करी सर, प्लीज बताइएगा जरूर हाँ सर। जी। हाँ जी, इसमें मेन बात यह है कि सबसे पहले आपको जो 5 वेद है उनका अध्ययन पूरा होना चाहिए। अगर आपका 5 वेदों का अध्ययन बहुत बढ़िया है, अच्छे से आपने पढ़े हुए हैं, तो आपको बहुत कम चांस है कहीं पे दिक्कत आएगी आपको। वरना अगर आपको 5 वेद पूरे अच्छे से याद है, पूरे पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो बेस है वो सारा 5 वेदों का ही बेस है पूरे थेरेपी में हम जो कर रहे हैं अभी। और यदि जो पढ़ाई आपने करनी है, जो थ्योरी है मेनली, मैं हमेशा थ्योरी पर काफी जोर देता हूँ, कि जो थ्योरी है उसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चाहे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, चाहे बेसिक हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे एडवांस हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका अध्ययन पूरा होना चाहिए। फिर इसके बाद मेरी सबसे पहली एडवाइस आप लोगों को यही रहती है कि अगर आप अभी नए हैं, न्यू कमर है इसमें, तो आप अचानक से बड़े पेशेंट को हैंडल ना कीजिए जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए। एक नॉर्मल घुटना दर्द, कमर दर्द चलता है उस टाइम आपके लेवल के हिसाब से, जब आपको अभी शुरुआत की है आपने, उतना ही पेशेंट पकड़े जहाँ तक आपको नॉलेज है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज इतनी होती नहीं है, हम पेशेंट को पकड़ना शुरू कर देते हैं। पकड़ना मतलब थेरेपी हम स्टार्ट कर देते हैं अपने गली मोहल्ले में, रिलेटिव्स में। तो होता क्या है कि फिर कोई एक बंदा उठ के आएगा, वो बोलेगा कि मेरे फलाने बंदे को ऐसी बीमारी है, मेरा घर का बंदा ऐसा है, क्या आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सब लोग जनरली हाँ ही बोल देते हैं और फिर बहुत दिक्कत आती है सर। देखने को आता है कि हम जब बहुत कम है, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां पकड़ लेते हैं। और बड़ी बीमारियों में अक्सर क्या होता है कि नॉलेज हमें अच्छी चाहिए होती है, हमारा रिजल्ट आ नहीं पाता, पेशेंट को हम सेटिस्फाई कर नहीं पाते। क्योंकि यदि आप कोई बड़ी बीमारी को करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, तो आपको उसकी नॉलेज पहले होनी चाहिए बड़ी बीमारियों में। अगर हम सोचेंगे कि बड़ी बीमारियों को हम हैवी फॉर्मूला दे के कर लेंगे, अब बहुत एक प्रचलित बीमारी है, आरए की बीमारी, जो कल हम बात कर रहे थे, कि किसी को गठिया बाय है, कुछ भी है, XYZ है, लेकिन उसमें मेन क्या है, पेशेंट का परहेज।
मेन जो है हमारी दिक्कतें पहले से शुरू होती हैं। हमारे साथ भी शुरू में यही होता था कि हम थेरेपी तो दिए जा रहे हैं लेकिन पेशेंट परहेज कर नहीं रहा। हमने थेरेपी दे दी और उसमें ट्विस्ट क्या है कि हमारे को खुद खुद को नहीं पता हम दे क्या रहे हैं और हम क्यों दे रहे हैं। हमारे को खुद को अपने ट्रीटमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है और ना लॉजिक पता है। कल जब पेशेंट बोलता है कि मेरा दर्द बढ़ गया तो हमारा सबसे पहला शक जाता है कि न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से गड़बड़ हुई है। हमारा ये शक नहीं आता कि उसने खाया क्या होगा या उसने कुछ गलती की होगी। क्यों? क्योंकि हमारा खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, 0%। मतलब मैं तो सीधी बात बोलता हूँ कि हमारे को अपने ट्रीटमेंट पे 0% कॉन्फिडेंस है। इसलिए हम अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं पहले कि हमने किया है। हम पेशेंट से नहीं पूछते, कभी भी रोज ये बात नहीं पूछते ना। जानकारी यही है कि पहले आप खुद के प्रति खुद के प्रति यदि यदि आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आप छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो कुछ भी हो उसमें आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि आप पहले पढ़ाई कीजिए उसके लिए। जो भी आपको नॉलेज है उसको आप प्रैक्टिकल कीजिए अच्छे से। यदि आप अभी पढ़ रहे हैं तो पहले आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कीजिए और इंटर्नशिप में रहकर अच्छे से उस चीज को प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कीजिए मेनली। आप थ्योरी सब कुछ पढ़ लेंगे आप, और जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तो उसमें हम कई बार वो चीजें नहीं गेन कर पाते जो बुक में लिखी हुई थी। तो हम इसलिए कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल खुद से आजमाइए। एक ऐड आती है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, निरमा और निरमा। तो वही चीज़ है कि पहले आपको जो बताया गया आप उसको इस्तेमाल करें फिर उस पर आप विश्वास करें, फिर पेशेंट को वो करिए। इसके सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर के लोगों पर ट्राई कीजिए, उनको ठीक कीजिए। जो आपको वहां पे कॉन्फिडेंस आए तब आप बाहर बड़े पेशेंट को पकड़िए, बड़ी बीमारी के लोगों को पकड़िए। उससे पहले आप जो आपके लेवल का है वहीं तक कीजिए पहले। अगले पॉइंट पर आपने पूछा कि इस पे तैयारी कैसे करें पढ़ाई के लिए। तो सबसे बढ़िया इसमें चीज़ अभी ये अवेलेबल है आपके पास कि सब कुछ जितने भी न्यूरोथेरेपी की नॉलेज है सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, इतने सारे ग्रुप्स हैं। तो कुछ भी जब डाउट रहे तो आप पहले सीनियर से कंसल्ट जरूर कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। और कभी भी ये भी ध्यान रखिए कि जब आप कहीं पे अटकें तो आप एक हेल्प के लिए सीनियर से राय मशवरा लीजिए, लेकिन उसको सॉल्व अपने तरीके से कीजिए। खुद से देखिए कि ये गुरुजी ने की फॉर्मूला दिया है, ऐसा गुरुजी ने क्या सोच रखी होगी। हमारे बुक में प्रत्येक फॉर्मूला पर गुरुजी ने अपनी सोच बताई है कि हाँ, उन्होंने ये ट्रीटमेंट क्यों दिए, किस लिए दिए। यदि आपको ट्रीटमेंट का लॉजिक पता रहेगा कि आप ये ट्रीटमेंट क्यों देने वाले हैं। आज से 3 साल पहले तक ये कुछ भी नहीं था कि आपको लॉजिक पता होता था क्या क्या करना होता था। लेकिन आज आप अगर आप थाइमस भी दे रहे हैं, एडीआर भी दे रहे हैं, तो थाइमस एडीआर देने से पहले भी आप क्या पेशेंट की जीभ देख लेंगे, पेशेंट का टंग देख सकते हैं, पेशेंट के सिम्टम देख सकते हैं, पेशेंट के पेन पॉइंट देख सकते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री देख सकते हैं। पेशेंट का सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर देखकर अभी आप ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। आप खुद सोचिए कितना एडवांस तक जा चुके हैं हम आज के टाइम में। और हम और प्रयास कर रहे हैं कि हम एडवांसमेंट करते रहें। मैंने आपसे आज ही बात की थी अभी कि हम एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना आज का। तो ये एक्सपीरियंस क्या है, एक आईबीएस के पेशेंट का है जो कि सिर्फ 25 ईयर्स ओल्ड था। और वो उन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं छोड़ा और सब जगह पर इलाज बहुत कराया, न्यूरोथेरेपी में भी, हर पैथी में। तो हुआ क्या था, उनको दिक्कत कोई नहीं थी, सिंपली गैस ओनली, गैस आई के एरिया में दर्द भी नहीं था, जकड़न थी, स्टिफनेस था, और वो बोलते थे कि ऐसे कुछ अटका हुआ है यहाँ पे। उनको वो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि क्यों हो रहा है। हमने भी जब देखा तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगा कि क्यों हो रहा है। और बात बोली उनके, हमने जब डब्ल्यू डी दबाया तो डब्ल्यू डी में हल्का पेन था। अब सोचने वाली बात यह है कि डब्ल्यूडी में पेन भी है और डब्ल्यूडी की इतनी समस्या भी नहीं है। लेकिन अगर आप उस पेशेंट के बॉडी स्ट्रक्चर पर जाते तो उस पेशेंट बहुत दुबला पतला हो चुका था, मसल वेस्टिंग बहुत हो गई थी। मसल वेस्टिंग के कारण उनके पेट की मसल काफी ज्यादा, कह सकते हैं कि लूज हो गई थी। लूज यानी कि लॉस हो चुकी थी, मसल लॉस हो गई थी बहुत ज्यादा। मसल बची नहीं थी बॉडी में। स्केलेटल, जो अगर आप हाथ लगाएंगे बॉडी पर तो बस स्केलेटन ही महसूस होता था कि हड्डियां हैं, मसल तो है नहीं। तो एक
चीज हमने नोटिस की कि कुछ टाइम पहले पेशेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग कराई गई थी। उन्होंने पेशेंट ने बोला कि जब मेरे को स्ट्रेचिंग कराई गई थी एक सेंटर में, उस स्ट्रेचिंग के बाद, ओवर स्ट्रेचिंग के बाद मेरे को डब्ल्यूडी की समस्या, यानी कि कुछ यूरिन में समस्या आने लग गई थी। तब एक बात समझ में आई कि यदि एक ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से व्यक्ति को दिक्कत आई है, मतलब मसल इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर पाए, उससे कुछ ना कुछ तो बॉडी में माइक्रो इंजरीज हुई थी, क्योंकि उस पेशेंट की बॉडी स्टिफ थी काफी। और इससे समझ आता है कि डब्ल्यूडी का जो दर्द वहां पे हमें पता चल रहा है, वो दर्द किसी पेन पॉइंट का दर्द नहीं है। क्योंकि अगर पेन पॉइंट का दर्द होता तो पिछले 5-6 सालों में जो ट्रीटमेंट से वो निकल जाता, और वो दर्द जानने को राजी ही नहीं था। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों काम आते हैं। थ्योरी ऐसे काम आती है कि जब हमने वहाँ पे हाथ लगाया तो उस पेशेंट के मसल नहीं थी, मसल भी कौन सी स्मूथ मसल महसूस नहीं हो रही थी जो पेट में होती हैं। उसके अलावा जो स्केलेटल मसल हमारे पेट से गुजरती हैं वो महसूस हो रही थी। और जब हमने मसल को हाथ लगाकर महसूस किया, नाभि से नीचे हल्का 1 इंच नीचे, तो वो स्टिफ थी बहुत ज्यादा। इसको हमने एक टेस्टिंग भी की कि हमने पेशेंट के पैर मोड़े, पैर मोड़कर हमने पेन पॉइंट चेक किए, तो उसको बिल्कुल भी पेन पॉइंट नहीं था, क्योंकि वो मसल रिलैक्स हो गई थी। तो ऐसे में हमने क्या सोचा, गैस ओनली में अकड़न जकड़न भी है लेकिन पेट साफ हो रहा है, कोई दर्द भी नहीं है, कोई पेन पॉइंट भी नहीं है, सिर्फ पेशेंट जब उठकर चलेगा तो उसको गैस ओनली में भारीपन आता है। अब ऐसे में गैस ओनली देंगे, कब्ज बढ़ सकती है। गैस आई पेशेंट को पूरा प्रॉपर सूट नहीं होता। टू फिंगर गैस गैस भी इसको सूट नहीं कर रहा, सीएनएस गैस गैस तो भी वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर बात समझ आती है, जो एब्डोमेन में अकड़न जकड़न थी वो कोई पिन पॉइंट का जकड़न और अकड़न नहीं थी। वो सिर्फ ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से उसकी मसल्स में एक माइक्रो इंजरी थी, उसके कारण वो, उसको अकड़न और जकड़न महसूस होती थी। तो हमने सिंपली क्या किया, एक बड़ा छोटा ट्रीटमेंट है हमारे न्यूरोथेरेपी का, बिग टो गैस। बिग टो गैस को हमने 10 सेकंड के लिए दिया 6 बार। तो इतना देते के साथ ही पेशेंट को पूरी बॉडी में रिलैक्स मिला। तो आप खुद सोचिए, एक आईबीएस का पेशेंट जो पिछले 3 साल में कहाँ कहाँ भटका, वो इतने छोटे ट्रीटमेंट में ही इतना बढ़िया हो गया कि सिर्फ बिग टो गैस, कुछ नहीं, बैठाया कुर्सी पे, और कुछ हमें सिर्फ अंगूठे पे प्रेशर तो देना था। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो आपके लंबर की होती हैं, L5 L4 की नर्व्स, वो घुटने तक, सॉरी, बिग टो तक आती हैं। मेनली तो S1 और L5 ज्यादा आते हैं, लेकिन जो डब्ल्यू डी का एरिया कहीं ना कहीं वो वहां तक उसका कनेक्शन है। तो हमने बिग टो के जरिए लंबर एरिया को भी देखा, डब्ल्यू डी भी देखा। 2 नंबर में बात ये आती है कि बिग टो का जो पॉइंट है गैस गैस, वो हमारे गैस होने से कनेक्टेड है। तो हमने एक ही साथ दोनों जगहों को कवर अप किया और दोनों को रिलैक्स कर दिया, बिना किसी दर्द के, बिना किसी ओवर स्टिमुलेशन के, कि हमने 6 गैस ओनली, 6 गैस आई के 3-3 4-4 ट्रीटमेंट दे दिए, कुछ नहीं किया, कुछ हैवी ट्रीटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ क्या, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आपको थ्योरी पता होगी कि मैं कहाँ दबा रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए डब्ल्यू डी कोई छोटा एरिया थोड़ा है, डब्ल्यू डी तो पूरा पीछे तक डब्ल्यू डी है, कमर पूरी डब्ल्यू डी है, लंबर एरिया पूरा डब्ल्यू डी है, प्रोस्टेट, यूट्रस, आपका यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, एनस, मलद्वार, सब कुछ डब्ल्यू डी है ये। तो डब्ल्यू डी में दर्द मिले तो ये मत समझिए कि सिर्फ एक या दो कारण हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है दिक्कत आने की। मेन बात थी कि हमने हिस्ट्री ली पेशेंट की, हम पेशेंट ने बोला जब मैंने ओवर स्ट्रेचिंग हुई थी मेरे साथ तो ये दिक्कत आने लगी मेरे को डब्ल्यू डी में। बोले मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस गैस ओनली गैस आई में भारीपन और अकड़न रहती है, उसी को मेरे को ठीक कराना है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पेशेंट को कितने छोटे ट्रीटमेंट से कितना बढ़िया रिजल्ट मिला। अगर आप चाहें तो हमने पेशेंट को क्या क्या दिया मैं दोहरा सकता हूँ इसमें। पहले हमने पेशेंट को दिया 1 पिट्यूटरी, 1 थायराइड पी 6 सेकेंड और हाफ पी 40 सेकेंड, उसके हार्मोन बैलेंस के लिए। सेकेंड नंबर में हमने उसको दिया 1 WD, 1 थाइमस टेस्ट के 3 ट्रीटमेंट, क्योंकि वो बोले कि मेरे को WD और थाइमस से अच्छा लगता है। थर्ड नंबर में बिग टो गैस 10 सेकेंड वाला 6 बार दिया। फिर हमने एक थोड़ा सा डिफरेंट चीज की कि हमने पहले 4 पैरा दिया, अकेला 4 पैरा। क्यों? क्योंकि जो 4 पैरा है वो हमारे स्केलेटल मसल पे अच्छा काम करेगा, उनको रिलैक्स करेगा, कोई इंजरी होगी तो उसको भी भरेगा। तो कैल्शियम हमारे मसल्स के लिए बहुत जरूरी होता है।
और 5 नंबर पे हमने इसको दिया फॉलिक एसिड 2:4:4, 2:4:4, हमारे स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज क्या काम आती है? प्रैक्टिकल नॉलेज काम आती है कि हमें पेन पॉइंट चेक करने का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज क्या आती है कि हमें उस एरिया का पता होना चाहिए, उस एरिया में कौन सी मसल्स गुजरती हैं, कहाँ से जाती हैं वो पता होना चाहिए, उन मसल्स का खाना क्या है, वो कैसे बढ़ती हैं घटती हैं उसका पता होना चाहिए। तब देखिए कि एक साथ दो चीजें कब कैसे काम आ जाती है ये पता ही नहीं चलता। तो आपका कोई पेशेंट जाया नहीं जाएगा कभी भी, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज कभी जाया नहीं जाती, कुछ ना कभी जरूर काम आ जाता है। तो ये आपका सवाल था कि इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। हमें फॉर्मूला देना भी आ गया। पेशेंट को डायग्नोस करना की जो बात होती है वो समय के साथ आती है हमेशा। हम सिखा भी देंगे आपको कुछ, लेकिन जो आप मैदान में उतरेंगे, मैदान में हर दुश्मन कैसा आएगा, दुश्मन के कैसे पैंतरे होते हैं, यानी कि पेशेंट किस टाइप का आ जाए, पेशेंट की प्रवृत्ति क्या है, हिस्ट्री क्या है, सब कुछ क्या है, वो सबका डिफरेंट आता है, सबका डिफरेंट। किसी कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो हम बोल सकें कि सेम है, सेम चीजें हैं। हर पेशेंट अपने आप में डिफरेंट है। इसलिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि एक तो टंग देखनी सीखिए। पेशेंट को आप पेन पॉइंट देखेंगे लेकिन पहले न्यूट्रलाइज कीजिए। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है कि पहले पेन पॉइंट जो होते हैं आज के टाइम में लोगों को गैस की वजह से भी बन जाते हैं। थोड़ी सी भी गैस होगी तो पेट अफर जाएगा, और हम जब दबाएंगे तो लगेगा यार ये तो पूरे पेट में पेन पॉइंट है, दर्द है, हार्डनेस है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जैसे 5-15 पास देंगे, तो फिंगर गॉलीवर देंगे, CNNS कैस देंगे, तब देखेंगे कि हर 5 मिनट के अंदर अंदर ही उस पेशेंट के पूरे पेट में सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि यार कौन सा पेन पॉइंट था। तो ऐसे हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कई बार। इसलिए हम कहते हैं कि आप पहले बॉडी को न्यूट्रलाइज कीजिए। न्यूट्रल ट्रीटमेंट, NaN, फास्ट एज नॉर्मल, जीवन धारा, 2 पॉइंट मेटाबॉलिक के द्वारा। और मेनली जो फोकस कीजिए, WD पॉइंट हर पेशेंट में फोकस कीजिए। आप जितने पेशेंट देखेंगे उन सब का मेनली WD अफेक्टेड जरूर मिलेगा। हम भी अपने प्रैक्टिस में देखते हैं कि WD को फोकस करना बहुत जरूरी है। पेशेंट की अगर उम्र 30-35 या आप मान लीजिए अगर 35 से ऊपर है तो उसका WD इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। ये हम बड़े अनुभव की बात बोल रहे हैं, ये बहुत सारे पेशेंट हम देख चुके हैं। मैं तब बात बोल रहा हूँ आपको कि जितना आप WD पर फोकस रखेंगे, WD यानी कि लेडीज में यूट्रस और जेंट्स में प्रोस्टेट, साथ ही यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम। इसमें क्या आया, एक तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस, सेकंड में यूरिनरी सिस्टम आ गया आपका। यूरिनरी सिस्टम में मतलब है कि उसके खाने पीने की आदतें भी मायने रखेंगी काफी, उसका यूरिन कैसा आ रहा है। और थर्ड में उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपका रेक्टम, प्रोस्टेट, इन सबको अगर हम ठीक रखेंगे अपने पॉइंट्स द्वारा, हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस के द्वारा, तो पेशेंट 1 महीने की जगह 1 हफ्ते में भी ठीक हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि जो पेशेंट को पहले हफ्ता भर लगता था उनको सिर्फ 2 दिन लगने लग गए। जब हमने सब चीज़ों पे गौर किया, पूरी हिस्ट्री को सुनिए आप पहले। पेशेंट अपना डायग्नोसिस खुद दे रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं है, हम कोई डायग्नोस नहीं करते पेशेंट को। वो खुद बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। आपको उसमें से बस डायग्नोसिस ढूंढ के निकालना है, उसमें से ट्रीटमेंट ढूंढ के निकालना है। डायग्नोसिस उसने बता ही दिया। और आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है आज के टाइम में, कि कोई पेशेंट हमारे पास पहले नहीं आता। आजकल समय बदल रहा है तो पहले आ भी जाए, लेकिन मैक्सिमम बार ऐसे ही होता है कि 10-15 साल घूम घामने के बाद पेशेंट हमारे पास आता है। तो सारा डायग्नोस तो वो करा के लेके आ रहा है आपके पास, आपको करना क्या है? बीमारी भी उसकी लिखी हुई आ रही है आपके पास, सब कुछ तो है हमारे पास। लेकिन एज अ न्यूरोथेरेपिस्ट हम किसी बीमारी पर कार्य नहीं करते हैं। हम अगर कार्य करते हैं उसके बॉडी के सिम्टम्स और उसकी उस समय की कंडीशन के ऊपर हमें कार्य करना होता है। अब पेशेंट आएगा अपना दर्द लेके, कंधे का दर्द लेके, अब कंधे पर लगे रहेंगे घिसाई करने, रगड़ाई करने, पेशेंट वहीं पे वो हो जाएगा, थक जाएगा, वो बोलेगा मेरे से और टॉलरेट नहीं हो पा रहा। लेकिन जब हम देखेंगे कि राइट कंधा का दर्द है और गॉल में भी दर्द है, पेशेंट थोड़ा सा हट्टा कट्टा भी है, ये तो
एडीआर का पेशेंट लग रहा है, अब 12/6 एडीआर देंगे तो पेशेंट वहीं पे 30% रिलीफ में आ जाएगा, 50% रिलीफ में आ जाएगा। क्यों नहीं होगा ठीक? हमने देखना क्या है कि उस समय कंडीशन क्या है। इसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हम कहते हैं लेफ्ट कंधे का दर्द जाएगा थाइमस से, राउंड एरो से। लेकिन मान लो पेशेंट को अगर डायबिटीज है, कुछ ऑटोइम्यून है, फिर आप कौन सा थाइमस यूज करेंगे? तब भी तो हमें थाइमस ये वायरल बॉडी पे काम करना पड़ेगा ना। वहां पर हमारे पास संभावनाएं खुल जाती हैं। जब कोई समस्या आती है तो आप समझिए कि आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, खुश हो जाइए उस टाइम पर। आपको लगे कि आपके अटक गए हैं, पेशेंट में रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब है आप कुछ नया सीखने वाले हैं, पेशेंट आपको कुछ सिखाने वाला है अभी। हम अक्सर निराश हो जाते हैं सीख के देख के कि यार भट्टा बैठ गया। अब तो आपको सुनने में अच्छा लगे ना लगे कि पेशेंट, हम सोचते हैं कि यार भट्टा बैठ चुका है, पेशेंट को रिजल्ट आ नहीं रहा। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि पेशेंट को सिखाने वाला है हमारे को। हमारा सीखने पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो बैठा हुआ भट्टा है उस पर ध्यान जाता है कि भट्टा बैठ गया है, अब हमें रोना है अच्छे से। हम रोएंगे जिससे हम हम छाती पीटेंगे पहले। जिसने हमें सिखाया उस पर छाती पीटेंगे। हम अपने ऊपर नहीं ब्लेम डालेंगे, जिसने सिखाया उस पर डालेंगे कि इसकी गलती है, इसने नहीं सिखाया। मेरी गलती नहीं है कि मैंने सीखा नहीं या मैंने सीखने की कोशिश नहीं की। लेकिन दुनिया की गलती है कि दुनिया ने ऐसा वैसा किया, तो हम रोने धोने में टाइम लगाएंगे। फिर 10 लोगों को फोन करके बताएंगे देखो ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन बुक नहीं पढ़ेंगे हम। तो हमने कसम खा रखी है, हम बुक नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम सलाह मशवरा नहीं करेंगे। इसलिए हम इतने आगे जाते जा रहे हैं। तो ये होता है हमारे साथ कि हम रोने धोने में, लड़ाई करने में, ब्लेम करने में सबसे आगे हैं। लेकिन पढ़ने में, डिस्कस करने में और सीखने में हम इस चीज में बहुत ऊपर पहुंचे हुए हैं। इसलिए हम पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते। तो ये एक वजह है कि पेशेंट हमारे से इतना सेटिस्फाई, खुश रहता है कि हमने इसको ठीक कर दिया। जब भी आपको लगे कि यार यहाँ पे केस अटक गया है, आपके पास देखिए इंटरनेट है, एआई है, चैट जीपीटी है, आपके पास ग्रुप्स हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं। आप जब तक मन से अपना झिझक खत्म नहीं करेंगे और शर्म खत्म नहीं करेंगे, आप शर्माएंगे कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, तो आप यही सोचने में आपकी जिंदगी निकल जाएगी पूरी, क्योंकि क्या सोचता रहेगा, मैं ये पूछा तो लोग मेरे को जज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जब तक आप ये सोचेंगे ना, आप मेडिकल लाइन में नहीं बढ़ सकते आगे, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा ना, कहें तो शर्म को साइड में रखना पड़ता है कई बार। अगर आप शर्म में रहेंगे, झिझक रहेंगे, हेजिटेशन रहेगी, तो आप सीख नहीं पाएंगे उस चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो झिझक है और ये जो हेजिटेशन है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। और जहां आपको लगे कि यार मामला अटक गया है, वहां पर आप निराश होने की जगह खुश हो जाइए पहले तो, कि कुछ नया सीखने वाले हैं हम। या तो पेशेंट सिखाएगा, या हमारा सीनियर, या हमारा कलीग, या हमारा दोस्त हमें कुछ सिखाने वाला है भी। तो आपको सीखने के लिए रेडी रहना है वहाँ पे। अगर आप सीखने के लिए रेडी नहीं है, फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को कि मेरे को सिखाने वाले ने ठीक नहीं सिखाया। जिसने जो सिखाना था सिखा दिया, जिसने जो करना था कर दिया। आप अगर हमारे ग्रुप का पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि नो वन डज गुड टू एनीवन, वी हैव टू डू गुड फॉर अवर। कि कोई किसी की मदद नहीं करता, हमें अपनी मदद खुद करनी होती है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपने नहीं सुना, तो उसमें किसकी गलती है? यहाँ पर मेरी गलती तो नहीं है। आपको एक नॉलेज मिल चुकी है, उसको आगे बढ़ाना कैसे है, उसको समझना कैसे और अप्लाई कैसे करना है, वो आपकी सूझ और बूझ पर डिपेंड करता है। इसीलिए जब भी पेशेंट आए, पहले उसका नाम लिखिए, उसकी उम्र देखिए। उम्र के हिसाब से भी बीमारियां आती हैं, उम्र के हिसाब से भी इलाज होता है। उम्र को देखकर भी हम डोज डिसाइड करते हैं। आप कभी डॉक्टर के जाएंगे तो पहले उम्र देखता है, उम्र क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है। क्योंकि उनको पता है कि अगर बूढ़ा बंदा होगा, उसकी क्षमता अलग है सहन करने की, जवान बंदे की क्षमता अलग है, जो बंदा एक मिडिल एज में है, उसकी क्षमताएं अलग है। आप बच्चे को ट्रीटमेंट दे देंगे, बच्चा सहन कर लेगा, बच्चा कूदता फिरता है, खाता पीता है, उससे दिक्कत नहीं है। जो एक ओल्ड एज का बंदा है, उसको आप हैवी ट्रीटमेंट देंगे, वो हैवी ट्रीटमेंट से कमजोरी में आ जाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, शरीर में जान नहीं है, ताकत नहीं है। तो एज मायने रखती है। वो बंदा कहाँ रहता है, किस माहौल में है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, पहले क्या दिक्कत थी, अभी क्या दिक्कत है, मेन दिक्कत क्या है, वो आपके पास आया किस लिए है। हमारे पास जो हम बैक गियर में है, बैक गियर का एक और कारण ये है कि हम पेशेंट से ये पूछते थे कि समस्या क्या है। वो बोलेगा जी घुटना दर्द भी है, पेट दर्द भी है, सर में दर्द भी है, गैस भी है, अपारा भी है, पाइल्स भी है। हम उससे एक बार ये भी पूछें कि आपको मेन दिक्कत क्या है, आप हमारे पास किस चीज के लिए आए, क्या ठीक कराना है पहले आपको। आपको जो पहले ठीक कराना है, हम उस पर ज्यादा काम करेंगे।
हमारा तरीका काम करने का ये है कि हम आपका पहले पेट सेट करेंगे, आपके कब्ज को खोलेंगे, आपका जो भी गैस की दिक्कत है उसको ठीक करेंगे। उसके साथ साथ जो आपकी चीफ कंप्लेंट है, अगर मान लो पेशेंट को घुटना दर्द भी है, कमर दर्द भी है, लेकिन ज्यादा कुछ तो होगा ना, किसी भी चीज के लिए आया होगा, बोलेगा कमर में ज्यादा दर्द है, तो आप उनको समझाइए कि हम पहले आप कमर में आराम लाएंगे। ये बिना बताए भी आप कीजिए ट्रीटमेंट, फिर उनको कमर में आराम आएगा। तो आप उनको बताइए कि आपका जो मेन चीज थी चीफ कंप्लेंट में, कि आपको कमर में आराम चाहिए। कमर में आराम आप आ रहा है पहले, जो आपकी पहली प्रायोरिटी थी, क्योंकि बंदा जिस काम के लिए आपके पास आया, अगर वही नहीं होगा तो वो क्यों रखेगा आपके पास। इवन आप और हम भी हैं, हमारे को जो काम है हमारा वही नहीं होगा तो हम क्यों रुकेंगे कहीं भी, हम सामान लेने जाते हैं। हम तो सामान लेने से मतलब है, हमारे को आराम चाहिए वहां पर। हम अपने न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से आराम दिला सकते हैं, लेकिन पेशेंट को जो चाहिए पहले अगर आप वो उसको प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपके साथ जल्दी अटैच रहेगा और जुड़ा रहेगा लंबे टाइम तक। तो फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी कि सर मेरे को आराम नहीं आ रहा, मैडम मेरे को आराम नहीं आ रहा। सेकंड चीज, जो आप कहते हैं कि ट्रीटमेंट देने से बंदा ठीक होता है, तो आप ये बात समझ लीजिए, ना बंदा दवाई से ठीक होता है ना बंदा थेरेपी से ठीक होता है। इस पे आप डिबेट कर लीजिए जितनी मर्जी, बंदा ठीक होता है तो आपके प्रति उसका जो विश्वास है बंदा ठीक उससे होता है। वो बंदा ये नहीं बोलेगा जाके मैं न्यूरोथेरेपी से ठीक हूँ, वो बंदा ये बोलेगा मेरे को परमिंदर सर ने ठीक किया है। उसको नहीं पता न्यूरोथेरेपी क्या है, बोलेगा कि इस बंदे ने मेरे को ठीक किया है। जैसे भी किया वो ये जानता है, मेरे को नहीं पता इसने क्या किया है, लेकिन ठीक इसने किया है, मेरे को इस पर विश्वास है कि ये मेरे को ठीक कर सकता है, और आगे मैं इसके पास और पेशेंट भेजने वाला हूँ। तो वो परमिंदर को जानता है, वो न्यूरोथेरेपी को नहीं जान रहा उस टाइम तक भी। तो पेशेंट जब आए पहले आप उसकी काउंसलिंग कीजिए, उसकी बात को सुनिए। अगर पेशेंट को लगेगा कि ये बंदा मेरी बातों को सुन रहा है, तो वो एटलीस्ट 10% तो वहीं पे सेटिस्फाई हो जाएगा, 10 से ज्यादा %। और उसको पता है कि यार मेरी बातें यहाँ सुनी जा रही हैं, क्योंकि वो 10 जगह ठोकरें खा के आ चुका है। उसके लिए क्या है कि मैं 1,000 रुपये फीस देता हूँ डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर से 5 मिनट मेरी बात सुनेगा और आगे रफा दफा कर देगा। पेशेंट आए, बैठाइए, सर मैडम करके बोलिए। आपसे छोटी उम्र का है तो बेटा बेटी करके बोलिए, बड़ी उम्र का है तो माता जी करके बोलिए, बाबा जी बोलिए, कुछ भी बोलिए, ताकि इसको थोड़ा सा अपनापन भी फील हो वहाँ पे कि भाई मैं सही जगह पे आया हूँ, मेरे पास जो बंदा है ये सही है, अच्छा करेक्टर का है, तो ये मेरे को अच्छे से गाइड करेगा आगे, और मेरी दिक्कत तो ये बंदा ठीक कर सकता है। अगर उसको लगता है कि आप उसको ठीक कर सकते हैं और वो आप पे विश्वास करता है, तो विश्वास मानिए, अगर आप उसको फॉर्मूला क्लॉकवाइज T1 D2 रामन भी दे देंगे ना, तो वो 40-50% वहीं पे हील होना शुरू हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस की बातें हैं बहुत ज्यादा। अब पेशेंट आगे आपके पास बैठा भी है। अब समस्या ये आती है उसमें, पेशेंट को अपनी हिस्ट्री याद नहीं होती। हिस्ट्री किसी को भी देखिए इतनी जल्दी याद नहीं आती। अगर आप उसको अचानक से बोलेंगे 20 साल पहले बताओ क्या हुआ था, उसको याद ही नहीं। अगर 20 साल पहले हुआ क्या था, ये हम बोलेंगे कि ऐसी बीमारी पहले आई थी, उसको याद ही नहीं आने वाली। तो होता क्या है कि उसको आप थोड़ा सा तरीके से पूछिए, थोड़ा सा आप उसको पीछे से आगे लेके आइए, ना कि आगे से बिल्कुल पीछे ले जाइए कि बताओ 20 साल पहले क्या किया था तूने। उसको क्या पता क्या किया था, उसको धीरे धीरे पूछिए। आपका बर्थ में क्या हुआ था, घर का माहौल बचपन में कैसा रहता था, बचपन में कोई बीमारी हुई थी क्या, कभी हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं होना पड़ा, कभी डॉक्टर के पास तो नहीं गए। ऐसी चीजें पूछिए, दवाई खाई कि नहीं खाई। और तरीके से पूछेंगे तो उसको याद भी आएगा। तो इसको एक टर्म चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए उसको, तो कुछ आप उसको एक क्लू देंगे तो वो जल्दी पकड़ लेगा चीजों को। अदरवाइज उसको आप एकदम से सर पे डंडा मारेंगे तो वो तो एटलीस्ट परेशान तो होएगा ना वो। इसलिए तो पेशेंट 10 दिन बाद अपना बताता है, उसको याद ही नहीं आता। तो ये चीजें हुई हिस्ट्री की। और हिस्ट्री जो जो वो बोले उसको आप नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ, ताकि आपको बाद में याद रहे कि ये पेशेंट को ऐसी ऐसी दिक्कतों के लिए हमने ट्रीटमेंट दिया था। यही बात है हिस्ट्री की। फिर सिम्टम्स की, अक्सर क्या होता है कि हम जब पूछते हैं कि पेशेंट कैसा है, पेशेंट ठीक है, कब्ज कैसी है, कब्ज ओके ओके है, तो ये ओके ओके वाली लैंग्वेज, ठीक ठीक वाली लैंग्वेज को थोड़ा सा आप वो कीजिए, एक सही एक टर्मिनोलॉजी रखिए। आप हिंदी के शब्द यूज कीजिए, इंग्लिश के अक्षर यूज कीजिए, उसको प्रॉपरली लिखिए अपने उसमें। कब्ज है तो कब्ज प्रॉपर लिखिए या कॉन्स्टिपेशन लिखिए। भूख कम लगती है, लो एपेटाइट लिखिए। ये प्रॉपरली पॉइंटर बना के लिखिए कि ये भूख कम लगती है, इसको मंदागिनी भी हो सकती है। तो ऐसा पॉइंटर में लिखिए ताकि आपको सिम्टम जब देखें तो फटाफट रीड हो जाए। अगर आप पॉइंटर में नहीं करेंगे चीज़ों को जल्दी जल्दी करने के लिए,
आप पैराग्राफ लिख, आपको समझ नहीं आएंगी चीजें आदि। आप सिंपली लिखिए कि पेशेंट के लेफ्ट कंधे में दर्द है, लेफ्ट शोल्डर पेन है, और उसको क्या है, ये कॉन्स्टिपेशन भी है, कैसी है। उसमें साथ में लिखिए हार्ड स्टूल है कि नहीं है, लूज स्टूल है कि नहीं है, कितनी बार जाता है, एक लाइन में लिखे सारा कितनी बार जाता है, ऐसा स्टूल आता है, बस बात खत्म। जितना आप अपनी चीजों को एक्यूरेट रखेंगे, आपका ट्रीटमेंट उतना एक्यूरेट होता जाएगा। आप इसको एक टर्म्स के रूप में करिए। हम जो आपस में बातें करते हैं, तो हम पूछते हैं पेशेंट की, पेशेंट का पेट कैसा है, पेशेंट का पेट ठीक है। ठीक का मतलब क्या होता है, क्या ठीक है, हमें क्या पता क्या ठीक है। पेशेंट का पेट ठीक है, पेशेंट का कंधा कैसा है, कंधा ठीक है। लेकिन ठीक है, ये हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं अपने फील्ड में, तो हमें आपस में प्रोफेशनली थोड़ा बात करना चाहिए। हम जब आपसे पूछें कि पेशेंट का जो मोशन का क्या है और अभी चल रहा है, आपको इससे बताना चाहिए कि हाँ कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है। पेशेंट इतने टाइम वॉशरूम जा रहा है, उसका स्टूल ऐसा है। सिंपली आप बाइंड अप कीजिए चीजों को। आप जितना खुद कंफ्यूजन में रहेंगे, आपका एनर्जी भी कंफ्यूजन वाली बनती जाएगी। उसी वजह से आप ट्रीटमेंट को डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि हम क्या, हम जो नॉलेज है, बेसिक मेडिकल की जो नॉलेज है, वो हमारे पास अभी पूरी तरह नहीं है। तो हमारे साथ एक ये फायदा है कि हम आपको जो अपने कोर्स होते हैं, जो हमारी क्लासेस होती हैं, उसमें हम आपको बता पाते हैं कि आप जब पेशेंट के साथ डील करें, तो आप कैसे उससे बात करें, आप कौन से टर्म्स यूज करें अपने साथ में। हम कहें कि हड्डियों का डॉक्टर बोलना, एक ऑर्थोलॉजिस्ट बोलना, दोनों में आप मानिए या ना मानिए, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है, सिर्फ शब्दों का खेल है ये। शब्दों का ही जाल है सारा ये, जो हम पेशेंट को कन्विंस करते हैं। हड्डियों का डॉक्टर और ऑर्थोलॉजिस्ट, नसों का डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट, किडनी का डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट। तो कितना फर्क आता है हमारे बोलने में। दिल का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट। तो आप सोचिए कि जब पेशेंट से बातें करते हैं, तो पेशेंट नीचे नोट करता है कि इसका शब्दों का जो मतलब शब्दों का क्या कहें, इसको शब्दों की कौन से तरीके के टर्म्स यूज करता है ये, तो उससे वो जज करता है हमारे को। जज हम उसको करें या ना करें, कुछ हो या ना हो, लेकिन पेशेंट इतनी जगह घूम घाम के आया है, वो 20 जगह घूम के आ रखा है, उसको हमसे ज्यादा नॉलेज है मेडिकल की। तो इसलिए आप क्या कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कीजिए। और जितना आप अपग्रेडेशन करते जाएंगे, आप कुछ भी करो उसमें, आप चाहे आयुर्वेद की बातें करो, लेकिन जो आप बात करो, जिस भी पैथी से आप संबंधित बात करो, वो प्रॉपर अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए, ताकि पेशेंट अगर कुछ पूछे कि भाई आपने वातपित्त कफ की बात की, इसमें ये कैसे होता है, आपने अभी नेचुरोपैथी की बात की, इसमें ये कैसे होता है, आपने अभी ये बात की तो इसमें ये कैसा होता है। तो इस चीज को आप ठीक कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए। आपको चाहे किसी भी, चाहे पंजाबी में कंफर्टेबल है, आप तमिल में अपना फॉर्म भरते हैं, आप कई और मैंने देखा पेशेंट पेशेंट सॉरी थेरेपिस्ट ने तमिल में फॉर्म भर रखा होता है। तो आप जो भी करें, लेकिन परफेक्शन के साथ करें। जितना परफेक्शन रखेंगे आप, उतना अच्छा रहेगा। फिर हम कहते हैं कि थेरेपी सही नहीं गई, ये सही नहीं गया। थेरेपी को मैं भी सेकेंडरी मानता हूँ। थेरेपी सेकेंडरी है। जब पेशेंट हमारे पास आता है, तो वो पहले हमारा सेंटर देखता है, हमें देखता है, हमसे बात, हमारा रवैया देखता है, हमारा बात करने का तरीका देखता है, हमारा ट्रीटमेंट का सेट देखता है, चादर कैसी बिछी हुई है, स्टैंड कैसे रखे हुए हैं, पिलो कैसे रखा हुआ है, ये ट्रीट कैसे करता है अपने आसपास के लोगों को, यहाँ सेंटर का माहौल कैसा है। अब आप सोचिए कि आप किसी डॉक्टर के जाते हैं, तो डॉक्टर के भी आप देख के जाते हैं डॉक्टर का क्लिनिक कैसा है, अच्छा बना हुआ है, खराब बना हुआ है, साफ सफाई है कि नहीं है। अगर हमें एज एन इंडियन, भारत के लोगों का क्या है कि हम बैक बाइटिंग काफी ज्यादा करते हैं। फलाना डॉक्टर है ना, उसके यहाँ पे गंदगी बड़ी रहती है, वो साफ सफाई नहीं रखता, उसके जो स्टाफ है उसको बोलने की तमीज नहीं है, और ये बात 100 जगह तक फैल जाएगी। तो आप इन बातों को दिमाग से निकालिए कि सिर्फ आपके थेरेपी से ही पेशेंट ठीक होता है, आपके बोलने के तरीके से, आप काम करने के तरीके से, आप अपने आसपास व्यवस्था कैसे रखते हैं, उन तरीकों से भी पेशेंट प्रभावित होता है। पेशेंट जब अंदर से प्रभावित होता है ना, तो वो इतना विश्वास करता है आप पे, आप सोच नहीं सकते। आप हमेशा याद रखिए, मेडिकल की एक बड़ी कहावत है कि होप नेवर डाइज। जो ये आशा है ना, ये कभी मरती नहीं है। हमारे सामने अगर पेशेंट मरता भी है ना, तो अभी हमें ट्राई करना है उसके ऊपर कि यार इसको बचाना है। तो पेशेंट उसी आशा के साथ आपके पास आ रहा है कि ये बंदा मेरे को ठीक कर सकता है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी आशाओं पर, उसके जो जो भी उसके अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो उसने हमारे लिए सोचा है, उसके ऊपर हम खड़े उतरें।
यदि हम खड़े उतरते हैं, एक हल्के से रिजल्ट से भी पेशेंट बहुत सेटिस्फाई होता है। पेशेंट की साइकोलॉजी, उसके साथ में जो ये अटेंडेंट है उसकी साइकोलॉजी समझना जरूरी है। पेशेंट कभी अकेले बहुत कम पेशेंट आते हैं, हमेशा या तो वो 2 या 3 लोग आते हैं लेके कि हमारे बंदे को ऐसा ऐसा दिक्कत है, उसका ऐसा ऐसा हुआ। उसके साथ के लोग क्या सोचते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट को भी सेटिस्फाई करना, पेशेंट को सेटिस्फाई करना, वहां से आपकी थेरेपी काम करती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो शायद 5 या 10% का ही अंश होगा जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है हमारी, उसमें जो हम करते हैं। ये वो चीजें हैं जो हम बुक में पढ़ते हैं, वो एक उसका मतलब ब्लू प्रिंट है कि ऐसा ऐसा होता है। लेकिन कैसा कैसा होता है, ये तो जब मैदान में जाएंगे तो पता चलता है कि यार ऐसा ऐसा भी हो सकता है। बताओ, पेशेंट आएगा, कोई गुस्से वाला आ रहा है, कोई बड़ा अच्छा स्वभाव का आ रहा है, कोई चिड़चिड़ा सा आ रहा है, कोई ऐसा है जो बातें बहुत करता है। तो उनके साथ आपको कैसा बिहेवियर करना है, उनको क्या ऐसा बोलें कि वो चुप भी हो जाए और वो बुरा भी ना माने। तो हमारे ये तरीके ही हमारे पेशेंट को ठीक करते हैं, ना कि सिर्फ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का तो हम सब जानते हैं कि यार पैरासीटामोल देंगे तो ये असर आना ही आना है। लेकिन बात तो वो तब आती है कि जब डॉक्टर आपसे हंस के बात करता है, आपकी काउंसलिंग करता है, तो वो वहां से आपको ठीक करता है। डॉक्टर को भी पता है कि यार मैं ये ट्रीटमेंट करूंगा तो ये असर जाएगा इसकी बॉडी पर। लेकिन जब हम पेशेंट के अंदर तक बदलाव लेके आते हैं, पेशेंट के घर में बदलाव लाते हैं, जब पेशेंट अपने साथ साथ 10 लोग औरों को बदलता है, वो हमारे लिए प्रॉपर एक पेशेंट ठीक करना होता है कि हमने एक पेशेंट के साथ 3 4 और लोगों को भी ठीक करवा दिया इनडायरेक्टली। वो चीजें मायने रखती हैं। तो सिर्फ अकेला फॉर्मूला देना आ जाना, हाथ पैर, मैं सिंपली कहता हूँ, बुरा मानिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बुरा लगेगा, मैं मान लूंगा कि मैंने बहुत बढ़िया बात कह दी आपको। आपको हाथ पैर दबाने आ गए हैं, तो आप सिर्फ अगर हाथ पैर दबाने आते हो, आप निराश रहिए पूरे टाइम। फिर आपको लगता है कि हाथ पैर दबाने से पेशेंट ठीक हो जाएगा। हाथ पैर दबाने से सिर्फ आप बोलेंगे मेरे को लीवर पॉइंट देना आ गया, मैं उससे पेशेंट ठीक करूंगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। पेशेंट को ठीक करना एक जिम्मेदारी का काम है, वो हमारी जिम्मेदारी पर हमारे पास है। तो एज आप उसको जिम्मेदारी के रूप में लीजिए कि वो बहुत बहुत विश्वास करके आता है। आप सोच नहीं सकते, पेशेंट रोता भी है घर पे जाके कई बार कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। पेशेंट जब ठीक होता है तो हमारे सामने आके रोता है बेचारा। वो कई बार आप ऐसा देखेंगे कि आप खुद भी देख के उसको रो जाएंगे कि यार पेशेंट किस तकलीफ से गुजर रहा होगा। तो आप ये याद रखिए कि जब आप किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो किसी की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, आपको उन उम्मीदों को पूरा करना है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हमारी उम्मीदें किसी ना किसी से जुड़ी हुई होती हैं, जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती है, उम्मीदें टूटती हैं, तो हमें बुरा लगता है। पेशेंट को भी ऐसे ही बुरा लगता है, वो बता नहीं सकता किसी को कि मेरे को बुरा लग रहा है। लेकिन वो भी रोता है, घर पे जाके परेशान भी होता है वो हमारे बिहेवियर से, हमारी चीजों से। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, ये आपको कहीं बताएगा कोई नहीं। ये सारी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल की बातें हैं जो आप प्रैक्टिकल में आती हैं। कल को हमने जो देखा है, आपने मेरे से पूछा कि मैंने जो देखा, क्या देखा मैंने, इसलिए मैं आपको बताते रहता हूँ जो मैंने हमने देखा है, जो हमारे साथ के लोगों ने देखा, वो आपको ना देखना पड़े बाद में, आपको परेशान ना होना पड़े इन चीजों के लिए। हमने हमारे तो 2 से 3 साल, खैर हम ये नहीं कहते कि हमारे खराब गए हैं, हमने सीखा ही है, इसलिए हम खुश होते हैं कि अगर हमारे साथ वो इंसिडेंट ना होते, हम कहते हैं कि किसने सिखाया नहीं हमारे को। अगर उसने सिखा दिया होता तो हम यहाँ पे नहीं होते आज। हम कहते हैं कि जो उस टाइम हो गया चलो बढ़िया हो गया, हम वहां से निकल कर, उस दौर से हम कहें, उस समय से निकल कर हम आज इस समय में है कि हम बहुत कुछ सीख सीख पा रहे हैं, बहुत इतना कुछ सीख पा रहे हैं पेशेंट से। और ये भी याद रखिए कि सिखाने वाला मैं नहीं हूँ, परमिंदर नहीं सिखा रहा है, यहाँ पे पेशेंट सिखा रहा है। मेरे को भी पेशेंट सिखा के जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। तो कोई क्रेडिट इसमें मेरा नहीं है, वो पेशेंट का क्रेडिट है। पेशेंट इसमें एक सराहनीय कार्य कर रहा है कि वो आपको सिखा के जा रहा है। अदरवाइज इतना कोऑपरेशन हमारे थेरेपी में लोग करते हैं, उतना कोऑपरेट शायद कोई ना करे। कौन पेशेंट है जो अपने आप को दांव पर लगाएगा, अपना एक्सपेरिमेंट करवाएगा। तो आप ये देखिए कि ये मायने रखती हैं। आपने मेरे से पूछा था मैंने कैसे पढ़ा, तो सिंपली मैंने 5 वेदों का अध्ययन बहुत ज्यादा किया था, 3 से 4 बार उनको पढ़ा। और जब पढ़ते पढ़ते लगा कि यार ये पानी है, तो पानी को मैं घोल के पी गया, ऐसे उनको मैंने पढ़ाई की। फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ाई की, वो उसको समझा। ये नहीं है कि मैंने एक बंदे से सीखा, जिससे जो सीखने को मिलता था वो सीखा, उसको डायरी में लिखा हर चीज को। चाहे वो कोई भी है, आचार्य रामचंद्रन जी है, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है इसमें ना, मेरे को कोई ये डर है कि आप लोग वहां चले जाएंगे, मेरी वो फॉलोइंग कम हो जाएगी, वो बेकार की बातें होती सारी। अगर आचार्य रामचंद्र जी सिखाया तो हाँ उन्होंने सिखाया है, विपिन भाटा जी ने सिखाया, हाँ उन्होंने सिखाया है, इसमें नाम मानने वाले की बात तो कोई नहीं है।
अगर सुधाकर सर से मैंने कुछ सीखा तो हाँ उनसे सीखा है मैंने, जिससे जो सीखने को मिला हमेशा सीख और आगे बढ़ गए। कभी हमने ये नहीं है कि हम एक जगह पे अटके रहे, सीखा, आगे बढ़े, अप्लाई किया, हमें पसंद आया वो तरीका, हमने भी अपनाया वो। तो ये चीजें होती हैं। मैंने आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया मुझे लग रहा है, और आपका काफी टाइम भी खराब कर दिया। सर किसी का कोई लेकिन क्वेश्चन, कोई पूरा हम क्वेरी हो लोगों तो को प्लीज सर। समझ आ गया सर कि कैसे क्या सर करना है। चल सर, कोई टाइम नहीं लिया सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर, हमारे पास टाइम बहुत है सर। ठीक है, इसी को जैसे आपने मेरे से पूछा था मेरा क्या था, तो हमने भी सीखा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि मैं कहता हूँ हम, मैं नहीं, सबके कहते हैं कि जो हुआ उस टाइम अच्छा हो गया। अगर वैसा ना हुआ होता तो आप और हम इतना सीख नहीं पा रहे, नहीं सीख नहीं पाते इतना कुछ जितना हमने आज सीखा है। आप खुद सोच के देखिए कि आज से 3 4 लगभग 2 साल पहले, 2 से 2.5 साल पहले, आप इंक्लूडिंग मी, मैं भी थाइमस किसी जिस मर्जी को मुंह उठा के दे दिया, ईडीआर किसी को भी दे दिया, फिर लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी कैसा मर्जी दे दिया, हैवी हैवी ट्रीटमेंट दे दिए, बैटन कॉल किसी मर्जी को दे दिया, मल्टी हेपरन हवा में दे दिया। और आज के टाइम में क्या है कि एक थाइमस देने के लिए, सिर्फ एक सिंगल थाइमस का पॉइंट देने के लिए हम पेशेंट को घंटा भर बैठाते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर जाके कहीं हम उसको थाइमस पॉइंट देते हैं, सिर्फ 1 घंटा बैठाने के बाद। इतना हमने इतनी तरक्की की है हमने, आप सोच नहीं सकते इस चीज को, कि एक थाइमस देने के लिए और एक 6 सीडिया देने के लिए हम पेशेंट को 15 मिनट तो पहले अच्छे से कंसल्ट करते हैं। थाइमस देना होगा, इसमें ये भी चीज कवर हो जाएगी, थाइमस देना है, पहले कभी सर्दी जुकाम बुखार हुआ था कि नहीं है, स्प्लीन में दर्द है कि नहीं है, स्प्लीन में हार्डपन है कि नहीं है, राइट ओवरी का दर्द है कि नहीं है, अगर आपको बुखार हुआ था तो कौन सा बुखार हुआ था, उस टाइम क्या सिम्टम थे आपके, यूटीआई था, यूटीआई भी बुखार है, इन्फेक्शन तो वो भी है, एक सर्दी जुकाम होना, फ्रिक्वेंटली जुकाम बुखार होना, वो भी तो बुखार है, किसी को टाइफाइड हो गया बुखार तो वहां भी आ रहा है, आप देखिए टीबी हुआ है किसी को बुखार वहां भी आ रहा है। लेकिन टीबी के ज्यादा केसेस में हम ईडीआर का प्रयोग करते हैं, वहां पर चीजें हमारे लिए एक ट्विस्ट लेके आती हैं, कि अगर व्यक्ति को टीबी हुआ था, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन कवर अप कर लेंगे, लेकिन टीबी के लिए या किसी भी बीमारी के लिए, आरए के लिए इसने जो दवाइयां खाई हैं, दवाइयों से ज्यादा साइड इफेक्ट आया होगा। हम ये नहीं कहते दवाइयां गलत हैं, डॉक्टर ने अपने हिसाब से दवाइयां जो उसके पास नॉलेज थी उसने दिया, हम उसको गलत नहीं कहते। लेकिन जो मेडिसिन थी उसका इफेक्ट के साथ साथ जो साइड इफेक्ट आ गया उसके, उसने अगर एक दर्द कम करना था, और उसकी वर्किंग मैकेनिज्म ऐसी है कि वो 4 दिक्कतें और पैदा करेगा, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यार इसने जो दवाइयां खाई हैं इससे इसका शरीर ज्यादा खराब हुआ है, डिस्पाइट ऑफ कि उसकी बीमारी से वो बीमार हुआ है। फिर जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम देखेंगे वो दुबला पतला है कि हेल्दी है, और पेशेंट सामने दुबला पतला भी है, उसकी हिस्ट्री में आता है कि उसको जब बुखार हुआ बचपन में, बुखार के बाद उसको बॉडी में दिक्कतें आने लगी। तो वहां से मैं समझ आया कि यार ये जो दिक्कत है ना कहीं इम्यूनिटी लो होने से जुड़ी हुई है। अब हमने थोड़ा सा न्यूट्रल भी कर दिया उसको, और जब पेन पॉइंट देखे तो स्प्लीन में हार्डनेस आ रही है। इसमें मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगा आपसे, कि इसमें 2 तरीके के पेशेंट निकल पाते हैं। एक तो जैसे टाइफाइड टाइप के जो बुखार होते हैं, जो लंबा बुखार चलता है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यूटीआई होता है। ऐसे जो बुखार होते हैं ना वो ज्यादातर राइट ओवरी से अच्छे पकड़ में आते हैं। और स्प्लीन से कुछ ऐसे बुखार जैसे फ्रिक्वेंट बुखार जो होते हैं, या रेमेटॉइड फीवर होता है, नजला जुकाम होता है, लो इम्यूनिटी वाला, स्प्लीन से जल्दी पकड़ में आता है। और जो कोई ऐसा बुखार जो एक्सटर्नल फैक्टर से हुआ है, कोई वायरस बैक्टीरिया से हुआ है, वो राइट ओवरी से पकड़ में आ रहा है, ऐसा आज के टाइम में देखा गया है। और उसके साथ आपको कोई और पेन पॉइंट मिले, लीवर बॉल मिल जाए, तो वो आपको सपोर्टिव दे देगा, वो बताएगा कि इस एरिया से संबंधित कोई दिक्कत है पेशेंट को। अब फॉर सपोज स्प्लीन में दर्द है, माने पेशेंट को कुछ लो इम्यूनिटी तो है, उसके साथ साथ में लेफ्ट ओवरी में दर्द आ जाए, न्यूट्रल करने के बाद भी वो दर्द ना जाए, इसका मतलब हम सोच सकते हैं, तो हाइपोथेटिक है ये, कि कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट को जो बुखार हुआ था, वो बुखार में कहीं थाइमस हाइपर ना हो गया और हाइपर एक्टिविटी से ऑटोइम्यून ना बन गया हो, और पेशेंट की कंडीशन इन्फेक्शन से निकलकर इन्फ्लेमेटरी में ना चली गई हो। ऐसे ही बहुत केस होते हैं कि एक बुखार हुआ, बुखार के बाद गठिया हो गया, बुखार हुआ, बुखार के बाद कोई ये ऑटोइम्यून दिक्कत आ गई,
वहां पर इसीलिए हम कहते हैं आपको हमेशा कि पेशेंट को कभी भी शुरू में आकर, अगर आप कंफर्म है तो बेधड़क होकर आप थाइमासाइडिया दीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप बीच का रास्ता अपनाइए, एन स्प्लीन ब्लॉक करके दीजिए, न्यूट्रल फॉर्मुला स्प्लीन ब्लॉक करके दीजिए, माइल्ड न्यूट्रल दीजिए। अब छेड़िए मत उन चीजों को, सिंपल फॉर्मूला दीजिए। न्यूट्रल ट्रीटमेंट है, अजय नॉर्मल है, 2 पेन इंटू 6 पॉइंट WD है। ऐसा ट्रीटमेंट दीजिए जिससे पेशेंट को नुकसान भी ना हो, उसका फायदा चाहे स्लाइटली परसेंटेज में जाए, लेकिन कम से कम उसका नुकसान ना हो हमारे लिए। आपके पास बहुत ऑप्शन है आज के टाइम में कि शुगर है, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दे दो, हाई बीपी है, राइट विटामिन फॉर्मेशन दे दो, पेशेंट दिखने में गोरा चिट्टा है तो उसको फोलिक एसिड दे दो, सांवला है B12 दे दो। तो ऐसे कितने सारे ऑप्शन थे आपके पास करने के लिए। जब हमने इसको शुरू में देखना चाहा था तो हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। जैसे जैसे रिसर्च होती गई, रिसर्च करने वाले भी हम लोग नहीं है, वो भी आप लोग ही हो, क्योंकि हम आपके साथ मिलकर ही रिसर्च कर पा रहे हैं। हमारे पास कोई इतना दिन का 100 पेशेंट नहीं आता कि हम 100 बार देख सकें, लेकिन 100 थेरेपिस्ट हमारे पास है जो 100 पेशेंट देख सकते हैं। तो वहां से आप देखिए कि एक 12 लीवर 6 ADR 5-15-5 के लिए कितने लोगों ने रिसर्च की थी, कितने लोगों ने, हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने रिसर्च की थी 1 साल पहले। और उन हंड्रेड्स ऑफ लोगों की रिसर्च का नतीजा है कि आज हम आंख बंद करके भी 12 लीवर 6 ADR किसी को दे देंगे ना अगर, तो गॉल लेफ्ट ओवरी गैस होने का दर्द फटक से निकल जाता है। पेशेंट के बॉडी में कोई पेन हो उसी टाइम खत्म हो जाता है। ये होता है एक मिलकर आगे बढ़ने का जो तरीका होता है और एक जज्बा होता है, वो कितना कुछ प्रूफ कर देता है। अगर मैं आपको आज कहूँ कि 1 पैरा से लेफ्ट साइड के दर्द निकलते हैं, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट को आप देंगे, मैं एक पेशेंट को दूंगा, दो को दे दूंगा, आप एक या दो को देंगे। लेकिन अगर 100 थेरेपिस्ट 50 थेरेपिस्ट एक दिन में 2 दिन में सेम टाइप के पेशेंट और सेम टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमें एक दिन में ही 50 रिसर्च निकल के आप बाहर आ जाएंगे। और पता लगेगा कि यार पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे लोगों ने इतनी रिसर्च की है और सेम टाइप की बीमारी में, सेम सिम्टम्स में सेम रिजल्ट आ रहा है। तो डंके की चोट है कि मैं जब सेम फॉर्मूला अगले दिन किसी थर्ड पर्सन को दूंगा, किसी फोर्थ पेशेंट को दूंगा, तो यही रिजल्ट आएगा। हमें पता है कि ये रिजल्ट आने वाला है। एलोपैथी है, उन्होंने इस पर इतनी रिसर्च की है, इतने ट्रायल्स किए हैं, उनको पता है पैरासिटामोल देंगे बुखार कम होना ही होना है, उनको आंख बंद करके भी देंगे तब भी रिजल्ट हो जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप और हम भी इतना प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिकल करें, इतना एक्सपीरियंस लें। गलती है, तुम बताओ तुमने क्या कुछ अपना वो किया है, गलती की है। तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिल्डअप होना चाहिए पूरा, कि हम टॉपिंग कर दें उसी से पेशेंट रिलैक्स हो जाए। ये चीजें आप जब प्रैक्टिस में आएंगे ना, बहुत बहुत बढ़िया मायने रखेंगी। आज हम कहते हैं कि लेफ्ट टॉपिक का दर्द एरिया से भी जाता है आपका, ये राउंड एरो से भी जा रहा है, लेफ्ट पार्को से भी जा रहा है, मिकोजेरो से भी जा रहा है, म्यूकस से भी जा रहा है, लेफ्ट ओवरी के पॉइंट से जा ही रहा है, थायराइड से भी जा रहा है। तो क्यों जा रहा है, कहाँ से जा रहा है वो दर्द, वो दर्द कौन से पॉइंट से जाएगा, वो हमारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल का जो मिक्सचर है ना वो बताएगा हमारे को। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक IBS पेशेंट की बात की थी जिसको हमने विक्टो गैस देकर रिलीफ में ले आए थे। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, वहां पर विक्टो गैस 6 बार तो दिया था। और उसी सेम पेशेंट को जब हमने शाम के सिटिंग में एंजियोटेंसिन फॉर्मूला नंबर 2 और 6 WD 8 MHS दिया, तो देखा गया कि पेशेंट को और ज्यादा रिलीफ मिला। क्यों एंजियोटेंसिन दिया, पेशेंट कोई लेडीज तो है नहीं जिसको हैवी मेंसेस होंगे, वो तो जेंट्स है, तो हैवी मेंसेस का तो कुछ है नहीं। लेकिन पेशेंट बोला कि उसको क्या दिक्कत है कि लो BP रहता है। पेशेंट इतना दुबला पतला है कि आप खुद सोचिए कि कैसे बॉडी कॉप अप कर पाएगी इतने न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से। हेमोग्लोबिन कम हो जाता है ऐसे पेशेंट का IBS में। तो ऐसे लोगों के साथ हमें एक अलग सोच डेवलप करनी पड़ेगी, इनोवेशन करना पड़ेगा कि वो लेडीज है जेंट्स है वो मायने नहीं रखता, लेकिन वो पेशेंट है उसकी कंडीशन ऐसी बन रही है। BP चेक करेंगे तो लो आ रहा है। अब भाई लो BP है तो लेफ्ट पार्को भी है, 2 पैरा भी है, 1 B2 भी है, 2 ADR भी है, एंजियोटेंसिन भी है। 5 फॉर्मूले तो मैंने गिनवा दिए, 5 में से एंजियोटेंसिन ही क्यों देना है।
वो अगर आप पहचानना सीख गए तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे ही मैंने एंजियोटेंसिन, जो एक 2 मिनट का फॉर्मूला होगा, वो दिया, देते के साथ पेशेंट को पेट में रिलीफ आ गया। आप सोचिए क्या कोई दिखता है कनेक्शन इनके एंजियोटेंसिन का और पेट का? कहीं से कनेक्शन नहीं दिखता। लेकिन मैं सिस्टम को ठीक करना था यार, सिस्टम ठीक कर दिया तो पेशेंट को जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी। सिस्टम क्या था, लो बीपी है, हो सकता है कहीं ब्लड सप्लाई इसकी बॉडी में ठीक से ना जा रही हो। ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन डिफिशियंसी रहेगी। तो हमें सिस्टम पे जाना है, हमें बीमारी पे डायरेक्टली जाएंगे आप तो न्यूरोथेरेपी केस में आप अटक जाएंगे। बीमारी बोलती है कि यार ये चीज ऐसे होती है, पेशेंट कहता है कि नहीं मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, हम कहेंगे यार कुछ मैच ही नहीं हो रहा। तो इन चीजों में हम कहीं अटके ना, कंफ्यूजन से दूर रहें। इसीलिए आप क्या कीजिए, अध्ययन कीजिए न्यूरोथेरेपी का, वेद का और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। क्योंकि यहाँ दो नजरिए हैं, एक तो मेडिकल साइंस का नजरिया कुछ कहता है और न्यूरोथेरेपी का नजरिया कुछ अलग कहता है। आपको दो नजरिए एक साथ समझने पड़ेंगे। फिर इसमें एक और चीजें हैं जो बड़ी कॉमन है कि एन देने से पुराने फॉर्मूले का रिजल्ट रिवर्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। और नहीं, कई लोग कहते हैं कि अगर एन दे दिया तो पेशेंट को जो रिलीफ आया ना वो डाउन हो जाएगा। मैं कहता हूँ ऐसा क्यों होगा? आखिर कैसे हो सकता है ऐसा? अगर आपका मेरा डायग्नोसिस सही है, हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमारे ट्रीटमेंट से पेशेंट रिकवरी में है, रिवर्सिबल में है, तो एन देने से एन को क्या पड़ी यार, बॉडी को क्यों है कि वो आपका रिजल्ट को खत्म करेगा? उसको तो सपोर्ट ही तो दे रहे हैं हम एन के द्वारा, रॉ मटेरियल तो बना रहे हैं। तो ये बात को मैं पूरा नहीं मानता सच के यार कि एन देने से हम पेशेंट को रिवर्स कर रहे हैं, पेशेंट का जो सिम्टम पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जी हेपरिन जैसे फॉर्मूले हैं उनमें माना जा सकता है कि ऐसा फॉर्मूला कर सकता है। लेकिन ये भ्रांति होना कि एन देने से हमारा पेशेंट रिवर्स निकल जाएगा, वो बात गलत है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं मानता हूँ कि अभी तक भी हमारा जो डायग्नोसिस है और हमारा जो फॉर्मूला सिलेक्शन है वो ठीक नहीं है अभी भी। जैसे मैंने बात की इस पेशेंट की आईबीएस की, इसको बिट्टो गैस ही क्यों किया यार? गैस ओनली का दर निकालने के लिए तो हजारों पॉइंट है, हजारों मतलब गैस ओनली का पॉइंट भी है, गैस गैस आई भी है, सीएनएनएस भी है, 12 लिवर 6 एडीआर भी है, रामन भी है, हाफ कुंडली भी है, उससे भी दर निकल जाता। लेकिन यही क्यों? क्यों? क्योंकि पेशेंट की हिस्ट्री, उसका सिम्टम्स, उसका डायग्नोस्टिक बता रहा है कि उसको यही चाहिए, सिंपली दे दो। क्यों हमारे को मगजमारी करना? कल को मैं अगर उनको एन दे भी दूंगा तो रिवर्स नहीं होगा, मेरे को पता है कि मेरा डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक है और ये रिवर्स नहीं निकल सकता किसी भी उसमें। तो ऐसा अगर हमारे को पता रहे कि यार अगर मैंने थाइमस दिए सोच के दिया है, 1 घंटा बैठ कर भी दूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पेशेंट घर जाने में लेट हो जाएगा, ये इसकी थेरेपी अगले दिन पे चले जाएगी। लेकिन आप एटलीस्ट अपना डायग्नोसिस अच्छा रखिए और पेशेंट को समय दीजिए थोड़ा सा। हमारी गलती क्या होती है कि हम थोड़ा सा खुद को एडवांस दिखाने के चक्कर में, खुद को हाई लेवल का दिखाने के चक्कर में, जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर का भीड़ लगी रहती है, हमारे सेंटर पे भीड़ लगी है, 20-20 पेशेंट आए, उसमें क्या होता है, पेशेंट को टाइम देते नहीं है, पेशेंट की बात सुन नहीं पाते और पेशेंट की बातें अधूरी रह जाती हैं। और वहीं से हमारा जो डायग्नोसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और वही चीज़ें हमारे को बैकवर्ड लेके आती हैं, बैक ले आती हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। हम भी तो ट्रीटमेंट बता रहे हैं आपको, हमसे भी गलतियां कई बार हुई होंगी, गलतियां सबसे होती ही हैं इस चीज़ में, और मेडिकल की लाइन है, बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना गलतियों के यहाँ आगे को बंदा बढ़ ही नहीं सकता। एलोपैथी बढ़ी, एलोपैथी में भी ट्रायल्स हुए, वहाँ भी गलतियां हुई होंगी। आयुर्वेदा है, वहाँ भी ट्रायल्स हुए होंगे अपने ज़माने में, उनसे भी गलतियां होती होंगी। तो आप इस पे मत डरिए कभी कि गलती हुई तो ठीक है, लेकिन गलती को ठीक कैसे करना है इसका हमें एक अंदाजा होना चाहिए कि अगर मैं किसी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कुछ भी मैं नया पॉइंट ट्राई कर रहा हूँ, बाई चांस इसको अगर दिक्कत हो जाए मैं इसको कैसे ठीक करूंगा? तो हमें पता होना चाहिए कि एन है, सबसे ट्रायल का फॉर्मूला है, प्रायोरिटी का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत हो जाए पहले एन दे दो, चाहे नॉर्मल विदाउट पेन दे दो, लेकिन इतना दे दीजिए पेशेंट को रिकवरी भी रहेगी हमेशा। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे आप पेशेंट को ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। और ठीक का मतलब है कि ऐसा नहीं कि हमने आज ट्रीटमेंट दिया और उसको थोड़ा सा आराम आ गया, 1 हफ्ते बाद फिर ट्रीटमेंंट दिया, अच्छा आराम रहा, हमने उसको पकड़ के उसकी वीडियो बना दी और उसको बुलवा दिया मुझसे कि मैं ठीक हूँ, और पता चल रहा है कि जब वीडियो बनवाई उसके अगले दिन वो फिर बीमार हो गया।
तो ऐसे में हम कैसे कहें कि हमने पेशेंट को रिवर्स किया है या उसकी बीमारी को रिवर्स किया है। ये मान लो अगर बीमारी ठीक हो भी जाती है उसकी, पता चलता है 1 हफ्ते बाद फिर बीमारी आ गई, महीने बाद फिर आ गई, तो मैं मानता हूँ कि अगर हमारे से या मेरे से खुद से पेशेंट ठीक होके जा भी रहा है लेकिन उसको बीमारी फिर से आ रही है, तो या तो हमारा ट्रीटमेंट एक टाइम के लिए ये हमने ठीक ना दिया हो, सेकंड में उसकी लाइफस्टाइल, उसकी जीवन शैली, उसका खान पान ही खराब है जिससे उसकी बीमारी बार बार आ रही है। अगर हमने इसको वही ठीक करा दिया तो बीमारी कभी नहीं आएगी। और एक और भी चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी आप पेशेंट को लास्ट ट्रीटमेंट दें या कुछ भी करें, तो उसमें ये ध्यान रखें कि ट्रीटमेंट देने के बाद जब उसकी लास्ट सेटिंग हो तो उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट घर के लिए सिखा भी दें कि एटलीस्ट भाई तो घर पे बैठा है, कुछ मत करो, पॉइंट लीवर लेते रहो, 5-15 5 लेते रहो। अब उससे भी आगे हमने 1 मेडुला और 2 मेडुला निकाला, वो बहुत ज़्यादा गजब का काम कर रहा है, उस पर इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं हमारे को लोगों के लिए। अगर इंफ्लामेटरी पेशेंट है तो सिंपली 1 मेडुला इंटू 6, इन्फेक्शियस पेशेंट है तो 2 मेडुला इंटू 6। ये सिंपल सिंपल जो ट्रीटमेंट है ये काम कर रहे हैं। हम पेशेंट को घर के लिए सिखा देते हैं कि भाई आप 1 मेडुला लेते रहो, क्या चाहता है 2 बार रब करना है, 2 मेडुला में 4 बार रब करना है। ऐसे छोटे छोटे ट्रीटमेंट, छोटे छोटे पॉइंट दे देकर ही पेशेंट को ठीक कर रहे हैं हम लोग मतलब हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, हम ऑल ओवर इंडिया या पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी थेरेपिस्ट हैं वो सब इस पे कार्य कर रहे हैं। तो हमें भी ऐसे ही करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे फॉर्मूले। छोटे फॉर्मूले आप पूछते हैं कैसे बनाएं, छोटे फॉर्मूले बनते ऐसे हैं कि आपका डायग्नोसिस बड़ा होना चाहिए, आपके जो डायग्नोसिस के तरीके हैं, आपका स्किल्स जो डायग्नोसिस की हैं वो शार्प होनी चाहिए कि आप पेशेंट की हलचल से, पेशेंट की मूवमेंट से, बात करने के तरीके से, पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप उसके स्किन को टच कर रहे हैं, आप उसकी बॉडी को टच कर रहे हैं, आपको क्या फीलिंग आ रही है, कहाँ पे हार्डनेस है, कहाँ पे नहीं है, मसल लूज है क्या टाइट है, कौन सी मसल कम लूज है, कौन सी मसल ज़्यादा टाइट है। इन चीज़ों से आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ना, इस चीज़ से आप पेशेंट को क्या डायग्नोस कर सकते हैं। बाकी आप पेशेंट तो डायग्नोसिस तो खुद बता ही रहा है, अपने आप को अपना जो बीमारी है उसकी उसके हिसाब से आप क्वेश्चन पूछिए कि भाई दिक्कत कब ज्यादा होती है, पेट में दिक्कत है तो पेट में कब ज्यादा दिक्कत होती है, क्या खाने से होती है, कब होती है, कब नहीं होती है। फिर एक और में हम जो चीज करते हैं कि पेशेंट को ट्रीटमेंट देते के साथ साथ उससे फीडबैक भी लेते रहते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट दिया अभी कैसा लग रहा है, वो ट्रीटमेंट दिया अभी कैसा लग रहा है। पेशेंट नेक्स्ट डे आया तो कल वाले ट्रीटमेंट पे कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, जैसा भी लगा बताओ हमारे को, हमारे पास विकल्प बहुत सारे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप बेसिक से शुरुआत करो। हम डायरेक्टली एक उस पे आईफिल टावर पे चढ़े आते हैं और वहां से नीचे उतरने का रास्ता हमारे को मिलता नहीं वापस से। शुरू में पेशेंट आया तो मल्टीएप्रिन दे दिया, वेटरनिक गोल दे दिया। अब दिक्कत ये आ गई कि पेशेंट बिगड़ गया आगे, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, पेशेंट कह रहा है मेरे को दर्द हो रहा है, अब हम दर्द ठीक करें कि इसको रॉ मटेरियल बनाएं, वहां पर आके हम अटकते हैं। तो आप शुरुआती पेज पे कीजिए, पहले बेस बनाइए अच्छे से। ये आप जान लीजिए कि मैक्सिमम लोगों का रॉ मटेरियल इस टाइम पर नहीं होता बॉडी में इतना, तो आपको रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो सिंपली आप उसको रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट दीजिए। साथ में उसका बॉडी टाइप देख लीजिए, थाई मसल के एडीआर है, जो सबसे सूट होता है उसको, जो उसकी हिस्ट्री कहती है, जो उसकी टंग कह रही है, जिसके पेन पॉइंट कह रहे हैं, वो वाला उसको दीजिए थाइमस एडीआर। थाइमस एडीआर दे दिया, तो इसको आप देख लीजिए 1 पैरा दे दीजिए, 1 थेरेपी दे दीजिए। उसका पार्कू चेक कर लीजिए कौन सा पार्कू चलेगा। ये करना होता है आपको। इतने छोटे छोटे चीज़ों से आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। बस आपको ये है कि टाइम लगेगा इसमें, हम ये नहीं कह सकते कि आप बुक से पढ़ लेंगे और आपको वही चीज़ मिलेगी। सही बताएं तो वही चीज़ तो हमारे को भी नहीं मिलती रोज, हमारे को भी अलग अलग पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो ये इतना अनसर्टेनिटी है हमारे फील्ड में कि हमारे को अपना दिमाग भी उतना ही फास्ट रखना पड़ता है, उतना ही शार्प रखना पड़ता है दिमाग हमारे को कि कल ऐसा पेशेंट था आज ऐसा आ गया, कल इसको हमने ऐसा दिया था आज ऐसा देंगे। ये भी होता है हमारे साथ कि बाई चांस पेशेंट को ट्रीटमेंट हमें रोज बदलना पड़ जाए। कल सिम्टम अलग थे, कल पेन पॉइंट अलग थे, आज पेन पॉइंट अलग हो गए। और बात ये भी गलत नहीं है कि शुरुआत चाहे छोटे से करें या बड़े से करें, बड़ी बीमारी जितनी भी होगी वो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला से ही ठीक हो पाती है आज के टाइम में। ये भी ध्यान रखिए कि हम सोचते हैं कि बीमारी का नाम बहुत ही एक शान और शौकत वाला है, उसका इतना अच्छा नाम रखा हुआ है, उसका एक ट्रीटमेंट भी कितना एक आलीशान ट्रीटमेंट होगा, कितना बढ़िया सा ट्रीटमेंट होगा, उसमें नए नए पॉइंट्स होंगे, अलग तरीके का उसमें पॉइंट्स होंगे, फॉर्मूला होगा। हम ये सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि यार पेशेंट को जो दिक्कत है
वो तो दिक्कत ऐसे ऐसे बनती जा रही है इसको, जो उसको केमिकल की कमी है, जो उसको हार्मोन की कमी है, वो तो बनना तो रॉ मटेरियल से है। रॉ मटेरियल ट्रीटमेंट हमारे पास है एन न्यूट्रल, वही देकर पेशेंट ठीक होना है, लेकिन हम कहीं और पहुंच जाते हैं और कहानी कहीं और होती है। अब कई बार होता है, मैं बीमारी का पूरा नाम नहीं लूंगा, एमडी है, एमएनडी है, एमएस है, इन सब में क्या है, रॉ मटेरियल की पंगा होता है सारा, कि रॉ मटेरियल नहीं है या फिर ऑटोइम्यून है। आप कुछ भी कर लो, उसमें बड़े से बड़ा ट्रीटमेंट दे लो, आपको घूम कर एक टाइम पर एन पर ही वापस आना पड़ेगा। आप ये अपना एक्सपीरियंस ले लीजिए कि आप जहाँ मर्जी घूम लीजिए, आपको वापस एन न्यूट्रल पर ही आना पड़ेगा। ये आप एक्सपीरियंस की बात है, ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको होगा ही ऐसा, लेकिन एक्सपीरियंस की बातें होती हैं कि यार जितना भी आप बड़ा फॉर्मूला दे दीजिए, कहानी बाद में एन और न्यूट्रल पर ही आके रुकेगी, और शुरू भी वहीं से हुई थी। तो आप कभी भी छोटे फॉर्मूला को नजरअंदाज ना कीजिए, ना कि छोटे पॉइंट्स को नजरअंदाज कीजिए, और ना कभी इस पे चाहिए कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, अलग अलग टाइप के पॉइंट्स है तो वो बहुत बढ़िया होगा। पेशेंट पे डिपेंड करता है यार, पेशेंट जैसा होगा उसको वैसा फॉर्मूला सही बैठेगा। कई लोग ऐसे हैं जो लोग टो फिंगर से ही ठीक हो जाते हैं, पॉइंट गॉल पॉइंट लीवर से ठीक हो जाते हैं। कई लोग होते हैं तो वेटरनी गोल देना पड़ता है। तो कोई उसमें ना कोई बुराई है ना कुछ भी है, उसकी बॉडी कैसी थी जो मांगा हमने दे दिया। बॉडी की अगर आप डिमांड समझ पा रहे हैं, उसकी जो मांग है वो समझ पा रहे हैं, ट्रीटमेंट देती, बंदा खुश, आप भी खुश, आपके भी सेंटर का नाम, न्यूरोथेरेपी का भी नाम। ओवरऑल हम जो काम कर रहे हैं वो तो अपने लिए हमने शुरू किया था ना, कि हमें अर्निंग करनी है, कुछ करना है। न्यूरोथेरेपी के प्रति तो हम बाद में जागृत हुए हैं। जो हमने एंटर किया है इसमें, तो हमने किया था कि इसमें हमें अर्निंग करनी है, कुछ सोर्स बनाना है पैसे का। जो सोर्स था पैसे का जिसके लिए हमने किया था, हमने जैसे पेशेंट से पूछा था आप आए किस लिए यहाँ पे, तो हम क्यों आए थे न्यूरोथेरेपी में, पहले आए थे हम अर्निंग के लिए, तो हमने अर्निंग का सोर्स भी बना लिया। अब हमारा तो धर्म भी ये कहता है कि एक पुरुषार्थ होता है हमारा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हमारे को तो हम अपना पुरुषार्थ ही कर रहे हैं अपनी तरफ से। हमने अपना भी घर चलाना है, अपने बीवी बच्चे भी पालने हैं, समाज भी देखना है, सब कुछ करना है हमारे को। हमें पैसे की भी जरूरत है, हम पैसा भी अर्न कर रहे हैं, ईमानदारी से कमा रहे हैं, किसी का जेब से नहीं निकाल रहे, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। साथ ही हम जब जागृत हो इस चीज के लिए, हमने न्यूरोथेरेपी को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया अपने लेवल पर, जो हम कर सकते थे हम कर रहे हैं। तो हम कहीं भी इसमें अपना भी कर रहे हैं काम, दूसरों के लिए भी काम कर रहे हैं, चैरिटी भी कर रहे हैं, और अपने लिए हम अर्निंग भी कर रहे हैं। तो ये था पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने पूछा। इस पर यदि किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई एडवाइस, कोई सलाह मशवरा हो तो प्लीज आप बताइए। सर एक क्वेश्चन और अगर, इसमें, हाँ जैसे जी बोलिए। हमने फास्ट ट्रीटमेंट दिया, फास्ट ट्रीटमेंट में भी 10 मेडुला है, 6 गैस आई, ये सब पूरा है। फिर उसके बाद हमने हम्म। ये कोल्ड ट्रीटमेंट दिया, उसमें भी 10 मेडुला है। सीसी के दिया 10 मेडुला, हम्म। मतलब हम मतलब 3 फॉर्मूले अगर यूज कर रहे हैं, तीनों में 10 मेडुला दिया है, तो हम तीनों में देंगे 10 मेडुला। मेरा मतलब आप समझना, जबकि तीनों में 10 मेडुला है, तो हम्म। क्या हम एक बार 10 मेडुला से काम चला के आगे के फॉर्मूले दे सकते, आगे के पॉइंट दे के वो बीमारी ठीक कर सकते हैं? जैसे तीनों में इसका 10 जवाब, मेडुला दिया है, हाँ जैसे तीनों बिल्कुल में 10 सही बात की मेडुला आपने एक। है ना? तो हम हाँ सिर्फ जी। एक ही बार, जब तीनों से एक ही काम कर रहे हैं, तो हम एक बार देंगे, तीनों जगह 3 बार देने का क्या मतलब है? हाँ आप ये समझ आपका रहे सवाल हैं बिल्कुल क्या ठीक है बोल कि जब रहे एक हैं? बार, हाँ हाँ मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। जब एक बार देने से काम बनता है तो 3 बार क्यों देना, हमारे को क्यों इतना स्टिमुलेट करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन में एक लॉजिक ये भी है कि फास्ट ट्रीटमेंट जो है वो हमने दिया है एक अलग लॉजिक से, पेशेंट का हमने डाइजेशन ठीक करना है, उसका रॉ मटेरियल सुधारना है। उसके लिए हमने वहाँ पे टेनमोडोला दिया था कि एक क्रम में पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उकसाएगा। वहीं अगर हम आगे जाएं कोल्ड ट्रीटमेंट पे, तो वहाँ पे आता है टेनमोडोला 6 गैस 3 गॉल। वहां पर हमने टेनमोडोला को उकसाया था कि वो पेंक्रिया, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज और हमारे गॉल ब्लैडर को उकसाएगा, इसलिए वहां पर हमने टेनमोडोला का प्रयोग किया। वहीं शीशे के आता है टेनमोडोला 3 गॉल। तो जी सर, इसमें सेम इसलिए है। मैं क्लियर करूँ कि हाँ, कि आज के टाइम में थोड़ा सा हमने टेन मेडुला का प्रयोग थोड़ा सा कम किया, क्योंकि हार्ट के पेशेंट्स कुछ ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे आज के टाइम में। लोगों को हार्ट की दिक्कतें हो रही थी, फिर टेन मेडुला दिया तो थोड़ा सा पाल्पिटेशन होने लग गया, ये हुआ। तो उसमें क्या किया हमने कि इसको 10 मेडुला की जगह हमने 5-15-5 का प्रयोग किया था। और एक और कॉम्प्लिकेशन क्या आती है हमारे साथ कि आजकल मैक्सिमम लोगों का गोल तो निकला हुआ है,
तो जिस चीज़ के लिए हमें सीसी के देना है, एक कोल देना है, तो वो तो काम बन नहीं पाता हमारा। गोल पॉइंट हम दे नहीं पा रहे जिसके लिए हमें, जिस गोल ब्लैडर के लिए देना है, वो गोल ब्लैडर ही नहीं है बॉडी में, तो हम क्या करेंगे इस टाइम पर? फिर हम वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अब गोल नहीं तो करें क्या। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला गया कि सिक्स गैसे का प्रयोग किया जाए अकेले। इसलिए आप देखेंगे कि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो सिक्स गैसे ऐड कर देते हैं। और जहाँ तक बात है फिर क्वेश्चन की, मेरा मानना भी यही है कि हम सिंपली एक बार देखकर भी काम चलाना चाहिए तो बहुत बढ़िया है। दो बार तक भी मैं ठीक मानता है इस चीज को। देने में कभी कोई बुराई नहीं है इस चीज में। लेकिन जिन लोगों का पेट बहुत खराब है, पेट में कफ बहुत है, और मान लिए हार्ट की दिक्कत नहीं है, तो उनको आप दे सकते हैं, हाँ, अच्छे से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि पेशेंट में थोड़ा सस्पेक्ट है कि उसको थोड़ा सा हार्ट की दिक्कत है, कुछ भी ऐसा है हार्ट से रिलेटेड, तो वहां पर हम ब्लॉक करना चाहिए 10 मेडुला। हाँ, एक और चीज कि हमारे जो डॉक्टर सुधाकर आलूकर जी हैं, उनकी एक रिसर्च थी 2024 की, कि यदि किसी पेशेंट को आप टू पेन दे रहे हैं, तो टू पेन का असर जो है वो कई बार 10 मेडुला वो कर देता है, मतलब रिवर्स में ले आता है। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए आप, यदि पेशेंट को आप 2 पेन × 6 दे रहे हैं, 2 पेन पॉइंट WD दे रहे हैं, और 2 पेन मेटाबॉलिज्म दे रहे हैं, तो वहां पर आप फिर 10 मेडुला का ब्लॉक कीजिए कुछ टाइम। क्योंकि हमने भी ब्लॉक करके देखा तो इसमें रिजल्ट अच्छे थे। सर ने ये कहा था कि 2 पेन हम देते हैं लोगों को, लेकिन फाइब्रॉइड्स हो गए, PCOD PCS हो गया, गांठों वाले ट्रीटमेंट में पेशेंट्स में हमारा रिजल्ट पूरा आ नहीं पा रहा। तो उन्होंने ये बोला कि 2 पेन यदि हम दे रहे हैं, तो आप कुछ टाइम के लिए 10 मेडुला को ब्लॉक कर दीजिए पेशेंट में। तो वहां पर भी हमने जब ब्लॉक किया 10 मेडुला को 2 पेन के ट्रीटमेंट सेट में, तो वहां पर भी हमारे को अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। आपके जो क्वेश्चन है उसको मैं एक बार में क्लियर कर दूं, कि यदि पेशेंट हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको बेशक दे सकते हैं 10 मेडुला, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि थोड़ा पेशेंट क्रिटिकल टाइप है और हार्ट का लगे, तो आप उसको 10 मेडुला चाहे ना भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए क्या आपका इसमें क्लियर हुआ? जी सर, सर ठीक हुआ। और एक चीज और सर, जैसे हमने किसी का हाँ एसिड जी। और अल्कलाइन चेक किया, हमने उनको माइल्ड ओके। एसिड दिया, ठीक है। अब उसको ओके। एसिड बढ़ने से, एसिड तो कम हो गया, एल्कली बढ़ गया। अब उसके बॉडी में इरिटेशन होने लगा, तो फिर हमने उसको नॉर्मल हाँ, ट्रीटमेंट से उसको न्यूट्रलाइज किया। तो फिर से हम 8 पेन देंगे, हमारा ठीक है, क्वेश्चन सेम है। तो 8 पेन बार बार हम लोग उकसा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। उसकी 8 पेन की दिक्कत नहीं है, 8 पेन तो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है वो, लेकिन इतना वो पावरफुल नहीं है कि एक बारी में वो आपके एसिडोसिस खत्म कर देगा। मेन चीज़ है जो हम एसिड का पूरा ट्रीटमेंट दे देते हैं और एसिड पॉइंट दे देते हैं, वो चीज़ की दिक्कत है। क्योंकि आपने जो बोला कि एसिड ट्रीटमेंट दिया और म्यूकस जीरो से ज़्यादा दर्द लीवर जीरो में आ गया और फिर NaN देना पड़ा, तो इससे अच्छा हम पहले ही NaN से स्टार्ट कर दें, NaN से हम शुरू में ही न्यूट्रलाइज कर दें। बात रही 8 पेन की, तो 8 पेन आपको, अगर आपको देना ही पड़े ऐसे 2 या 3 बार, तो भी कोई समस्या उसमें नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि 8 पेन हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम है या सोडियम बाइकार्बोनेट है। ओके सर, जी। बहुत सारी चीजें क्लियर हुई सर। जी जी सर एक बिल्कुल। चीज, एक क्वेश्चन और है, रमन जब जी जी। देते हैं तो हाँ कई जी। बार, एक तो वीडियो में देखे रमन अपन ने दिया, सांस ली, हम्म। मुंह से छोड़ी। कई बोलते सिर्फ मुंह से ही लो, और मतलब नाक से लो, नाक से छोड़ो। फिर कल आपने बोला था कि किसी को रमन खड़े होके देना है, मतलब पेशेंट को खड़ा करो फिर रमन दो। हम्म। बाकी जनरली बैठ के देते हैं। तो सर, और 3 रमन ही क्यों देना है, या 5 रमन नहीं दे सकते? अगर एक ज्यादा हो गया तो क्या हो सकता है सर, ये और बताइए सर। देखिए जो तो रमन के साथ मुखादोती का है, अगर पेशेंट को जॉइंट में पेन है या पेशेंट काफी ज्यादा एसिडोसिस का है, तो आप उसको करा सकते हैं मुखादोती आपके रमन के साथ। उसमें एक एडवाइस ये रहती है कि आप थोड़ा सा उसको ना पानी पिला दीजिए बाद में, या फिर ट्रीटमेंट से थोड़ा सा पहले एक सिप पानी पिला दीजिए, तो उसमें उसको अच्छा रहेगा। सेकंड नंबर में, अगर आप मुखादोती नहीं भी कराते, सिंपल रावन भी देते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है उसमें। थर्ड नंबर में,
एक रामन खड़ा करके देने वाला। तो ऐसे पेशेंट जो कमर में दर्द वाले हैं उनको रामन जब खड़ा करके देते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कमर के दर्द या घुटने के दर्द में जो पेशेंट है, ये एडी का दर्द जो पेशेंट लेके आता है, ऐसे पेशेंट्स में खड़े करके रामन देने में काफी लाभ मिलता है। सेकंड मतलब आपका फोर्थ जो पॉइंट था कि थ्री रमन क्यों देना है, फोर क्यों देना है, या फिर सिक्स क्यों देना है। अगर थ्री रमन देना है तो 6 सेट क्यों देने हैं उसके, तीन क्यों नहीं देने। इसमें कुछ चीजें इसमें आती हैं, फिर एक्सपीरियंस वाली आती हैं, ये मैं भी पूरा क्लियर नहीं कर पाऊंगा इसको, क्योंकि तीन ही क्यों देने हैं। इससे हम इतना लगा सकते हैं कि हम स्टिमुलेशन शायद अभी कम या ज्यादा कर रहे हैं। किसी को व्यक्ति को हो सकता है ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए हो बॉडी में, किसी को मान लीजिए कम चाहिए हो। या फिर एक बार आप पेन पॉइंट भी देख लीजिए, एक बार पेन पॉइंट के जो दर्द होते हैं वही बहुत सारे दर्द ब्राह्मण ट्रीटमेंट निकाल देता है। इस बात में मैं पूरा क्लियर नहीं कर पाऊंगा कि क्यों टी देना है या फिर कौन 6 बार देना है या फिर 4 बार देना है। अगर ये मेरे को आगे पता चलता है तो मैं जरूर शेयर करूंगा इस चीज को। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत जी सारी जानकारी मिली सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। जी, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? मेरी किसी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई सलाह मशवरा इत्यादि नहीं है, तो हम क्लास को परमिंदर यहीं सर पर एंड नमस्कार। करते हैं। जी सर, नमस्ते। मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा था सर, जो पेन पॉइंट वाली वीडियो थी ना, आपने पहले हाँ डाली है हाँ। ग्रुप उसमें ना, हाँ हाँ। यूट्यूब पे, जो हाँ जी, हाँ जी। म्यूकस का पेन पॉइंट, स्प्लीन पेन पॉइंट, हाँ हाँ। तो वो एक बार दोबारा हो जाएगी क्लास उनके ऊपर जी, पेन पॉइंट्स के ऊपर कोई? हाँ हाँ, और क्या, बिल्कुल हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, तो वो सर एक बार जरूर देखना, हाँ एक बार। पेन पॉइंट के ऊपर। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है सर, थैंक यू जी। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई 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 क्वेरी या कोई सलाह मशवरा अगर? जी सर, वो आगे का वो कोर्स कब स्टार्ट होने वाला वो भी एक बार बोल दीजिए। जी जी बिल्कुल। जो घंटे तक आ जाएगी। हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि हम परसों यानी मंडे को इसका शुभारंभ करें। जो कोर्स होंगे वो हमने दो तरह से निकाले हैं। एक तो वर्कशॉप टाइप होंगे कोर्स आपके, और एक होंगे कुछ जो शॉर्ट टर्म के होंगे, जैसे 1 वीक के 1 वीक मतलब 7 क्लासेस के, 10 क्लासेस के, 20 क्लासेस के, 15 क्लासेस के, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन और कंडीशन। तो कुछ वर्कशॉप्स रहेंगी। वर्कशॉप में रहेंगे जैसे आपके कुछ डिजीज होते हैं स्पेसिफिक, जो डिजीज बहुत प्रचलित हैं या जिन पर हमारी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे हाई बीपी। हाई बीपी किसी पेशेंट को प्राइमरी भी हो सकता है कि पेशेंट आया ही हाई बीपी के लिए, पेशेंट को वो हाई बीपी सेकेंडरी भी हो सकता है। पेशेंट को कमर में दर्द है लेकिन हाई बीपी इसके साथ में एक वो ये भेलपुरी बना के आया है वो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में हाई बीपी को समझना है थोड़ा सा कि ये हाई बीपी में हमें पता तो है, सबको पता है कि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, डायलेट नहीं हो पा रही, सब कुछ है। लेकिन कौन से पेशेंट को कैसा ट्रीटमेंट देना है और कौन सी कंडीशन में देना है। पेशेंट अगर बहुत सारी बीमारियों के साथ आया है, हम मान लीजिए पेशेंट अब क्या नाम है, डायबिटीज भी है उसको और वेरिकोस वेन भी है, एसिडिक की बीमारियां भी हैं, उसको कब्ज भी है, और उसको बीपी भी है जो एल्कली की बीमारी है। वहां पर हम क्या देंगे? हमारे पास वहां पर भी बीच के रास्ते हैं। हमारे पास वहाँ पॉइंट गोल पॉइंट लीवर है जो एल्कली कम करेगा, ठीक ऐसा ही है। ठीक है, ऐसे आप 2 बार दे दीजिए, वो कब्ज भी ठीक करेगा और इसका बीपी भी डाउन लेके कंट्रोल करेगा। 5-15-5 है, CNNS कैस कैस है, 2 पेन पॉइंट WD है, लीवर का पॉइंट है। ये ऐसे पॉइंट जो है वो बीच के रास्ते हमारे पास बहुत सारे हैं। लेकिन हमारी एक ही दिक्कत है कि हम इसको आजमा नहीं पाते कभी भी। अब मान लीजिए किसी को हमें राइट विटामिन इन्फॉर्मेशन देना है, हम उसको देंगे जरूर, लेकिन राइट विटामिन इन्फॉर्मेशन देने से बीपी तो कम आएगा, शुगर ना बढ़ जाए, कहीं कोई और दिक्कत ना बढ़े। उसके साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट भी हम साथ में दे देंगे जिससे वो दिक्कत को हम सप्रेस कर पाएं या फिर उसको हम बढ़ने से रोक लें। जैसे हमने 10 पेन दे दिया, चलो कि चलो उसका शुगर ना बढ़े, 10 पेन 8 राइट 4 दे दिया, शुगर भी कंट्रोल में रही, बीपी भी नीचे आ गया। या हमने उसको 10 पेन मेटाबॉलिज्म दे दिया, 2 पेन मेटाबॉलिज्म दे दिया। ऐसे ट्रीटमेंट हमें जो बीच का रास्ता है ना खराब करेगा और फायदे की तरफ ही हमें लेके जाएगा, चाहे स्लोली लेके जाए चाहे फास्ट लेके जाए। तो हमारी जो वर्कशॉप रहेगी कुछ ऐसी ही रहेगी
क्लिनिकल एक्सपीरियंस के ऊपर, जो हमने प्रैक्टिकल लोगों पर देखा, मतलब जो एक्सपीरियंस अभी का है, अभी महीना चलता है सितंबर 2025, सितंबर 2025 या आने वाला अक्टूबर 2025 के हिसाब से ही उसमें ट्रीटमेंट रहेंगे सारे, जो हमने आज देखे वही रहेंगे। हमने जो 2009 में देखे, 2001 में देखे, वो ट्रीटमेंट जो थे उस टाइम के लिए ठीक थे, लेकिन जो आज के ट्रीटमेंट है सबके डिफरेंट है। कि हमेशा बोलते हैं खान पान लाइफस्टाइल, ये चीज़ें को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा सा हम डाइट को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमारे अंदर एक कमी है, मेरे अंदर भी, और हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, और ये है कि हम खाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जो कि पेशेंट रोज़ गलतियां करता है, और हमें इसको रोज़ सुधारना ही पड़ता है। तो ऐसे ही क्लासेस रहेंगी, उसकी सारी डिटेल आपको कल दोपहर तक या कल शाम तक ग्रुप में डाल दी जाएंगी, और मैं आशा करूंगा कि आप सभी उनको ज्वाइन भी करें, आप उनको देखें भी सही। और एक और चीज़ है कि आप देखें, सुने, समझें, आगे भी शेयर करें इन चीज़ों को, आप खुद भी आजमाएं, आगे शेयर करें, ताकि आगे जो आपसे लोग कनेक्टेड है उनको भी फायदा मिले इस चीज़ का। हमारे पास कुछ अच्छा मिले और हम उसको आगे ना बांटें, तो वो हम कहीं ना कहीं उसको ज्ञान को दबा रहे हैं अपने अंदर। तो इस चीज़ को आप शेयर भी करें और लोगों के साथ बांटे भी सही। तो इसी के साथ हम क्लास को यहीं विराम देते हैं, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को अटेंड करने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो सभी को थैंक यू वेरी मच, एंड जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।